बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। आप देख रहे एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अलियनिक सैयद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, दिन का आगाज़ कर चुके होंगे, तमाम तैयारी आपने कर ली होगी स्मॉग से निपटने के लिए। हम हर रोज़ आते हैं, स्मॉग पर बात करते हैं, मजबूरी हमारी भी है क्योंकि हम ही ने आपको बताना है, आगाह करना है क्या सूरत हाल है ताज़ा तरीन, और उसके साथ साथ आपको उस पर अमल करना है। हुकूमत भी बहुत सारे इकदाम उठाने की कोशिश कर रही है और उन कोशिशों में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम दोबारा सुन रहे हैं। कोरोना जैसी सूरत हाल पैदा होती हुई नज़र आ रही है, कहीं स्कूल बंद हो रहे हैं, कहीं तजवीज़ दी जा रही है कि अब कोई शादी ब्याह की तकरीबात नहीं होंगी। तो ये सिलसिला आगे बढ़ते बढ़ते सिचुएशन क्या होती है, क्या वैसा ही लॉकडाउन हमें दोबारा देखने को मिलेगा? अभी हम इस पर बात करेंगे क्योंकि है ना, आप देखें लॉकडाउन की सूरत हाल में सबसे पहला काम जो हुआ था वो ये कि ट्रैफिक की जो रवानी थी उसके बंद होने से बहुत से ऐसे रीजन्स जहां पर AQI इंडेक्स बहुत बढ़ जाता है वहां पर बिल्कुल फजा क्लियर हो गई थी और आप आसमान की तरफ देखते थे तो आपको उस वक्त सितारे भी नजर आते थे। हम सोचते थे कि यार क्या वाकई हम लोगों ने इतनी आलूदगी फैलाई हुई है? जी हाँ जनाब, हम लोगों ने इतनी आलूदगी फैलाई हुई है क्योंकि अब ये साबित हो चुका है कि जो हमारा हमसाया मुल्क है भारत, जिस पर हम पंजाब की तरफ से हवाओं के आने का इल्ज़ाम आयद कर रहे थे, वो भी बात दुरुस्त नहीं है क्योंकि उसको 4.4 की रफ्तार चाहिए होती है। 4.4 की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, 6 की रफ्तार चाहिए होती है किलोमीटर पर आवर की, जिससे वो ज़रात पहुँचते हैं। और वो ज़रात के बारे में ये अब तहकीक भी सामने आ रही है कि वो ज़रात इतना लंबा ट्रैवल कर भी नहीं सकते हैं। तो ये इन खित्तों की अपनी पैदावार है जो इन जगहों पर आ चुकी है और इन जगहों को अपने घेरे में ले लिया है। और जब आपको पता है कि सर्द मौसम होता है, हवा सर्द होती है, तो वो अपनी जगह पर मुस्तहकम होती है, गर्म हवा ऊपर उठती है तो वो अपनी जगह पर रहती है, जिसकी वजह से ये गर्द के ज़रात उसमें शामिल हो जाते हैं। और आप अब समझ सकते हैं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम अपनी जो ट्रैफिक, जो अपनी इंडस्ट्रीज, जो उसका धुआं है उसका शिकार हैं, उसकी वजह से स्मॉग हमारे और सारी की सारी बेहतियाती आप खुद कर रहे हैं। गवर्नमेंट के लेवल पर भी अगर बात की जाए तो बड़े शानदार किस्म के मशवरे भी सामने आ रहे हैं। एडवोकेट जनरल पंजाब कहते हैं कि भाई शहरी जो है वो नवंबर दिसंबर में शादियां ना रखें। मतलब ये मुमकिन नहीं है, ये कैसे मुमकिन है? इस चीज़ का मशवरा या इस पर इम्प्लीमेंट आप कैसे करवा सकते हैं? फिलहाल हमें कोई लॉन्ग टर्म प्लान चाहिए जिसके थ्रू हम इससे निकल सके, क्योंकि हम हमेशा 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, पहले तो स्पेसिफिकली ये लाहौर में ज़्यादा होती थी तो सिर्फ लाहौर ही टारगेट होता था और यहाँ पर ही प्लानिंग की जाती थी कि भाई अभी छुट्टियाँ कर दे। हमेशा से है छुट्टी देना तो पाकिस्तान में बड़ी सुकून की चीज़ है कि कोई भी मसला हो तो स्कूलों से छुट्टियाँ कर दे, इदारे बंद कर दे। हाँ, उससे फ़र्क ज़रूर पड़ता है क्योंकि हमने देखा है रोड्स पर जब सुबह के टाइम हम आते हैं तो स्कूल्स की जो ट्रैफिक है वो नहीं होती, वो बच्चों की वैन्स और ये सारा कुछ, तो उससे भी फ़र्क पड़ेगा। लेकिन फिलहाल हमें इन इकदाम से फ़र्क पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कह रही हैं कि 10 साल प्रोग्राम हमने तरतीब दे दिया है, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लान इतना भी लॉन्ग ना हो जाए कि अमल दरामद दिखाई न दे। हाँ, पॉलिसीज का तसलसल बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो नहीं होगा तो फिर कोई भी चीज जो है वो मुमकिन नजर नहीं आएगी। दूसरी बात, पिछले जो दौरे हुकूमत PTI को एक मिला जिसमें उन्होंने पंजाब में हुकूमत की, लेकिन उससे पहले तो आपका दौरे हुकूमत ही था। क्या लॉन्ग टर्म प्लान से अगर आप इल्जाम आज कर रहे हैं पिछली हुकूमतों पर, तो आपने अपनी हुकूमतों में क्या किया जो अब ये सूरत हाल है? ये पिछले 5 साल में तो नहीं हुआ, ये तो उससे पहले से चल रहा है। अब ये सूरत हाल गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है तो उसमें आपका किरदार कहीं ना कहीं तो मौजूद है। ऐसा ही है। और जिस तरह से नॉन सीरियस किसी हद तक हम ले रहे हैं ना स्मॉग को, तो हमें मशवरे भी उस तरह के मिल रहे हैं अपने सियासतदानों से। बिलावल भुट्टो का अली, आपने ट्वीट देखा था, वो क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे जी स्मॉग से जो शहरी पाकिस्तानी जो परेशान है वो कराची आ जाए, क्योंकि कराची में शुक्र है कि वहाँ पर स्मॉग नहीं होती क्योंकि वहाँ समंदर है और हवाएं जो है वो चलती हैं एक स्पीड से और पानी है, तो उसकी वजह से वहाँ का जो है वो माहौल बेहतर है। लेकिन सबसे ज्यादा गफलत जो बरत रहे हैं वो हम लोग खुद बरत रहे हैं। लेकिन आपने मुबश्शिर ज़ैदी के ट्वीट उसके हवाले से देखा कि उन्होंने कहा कि हाँ अगर हम कराची आ जाएंगे तो फिर हमारे मोबाइल फोन्स जो
जो है वो हमारे पास नहीं रहेंगे तो AQI कैसे देख पाएंगे, ये इंडेक्स कैसे देख पाएंगे जिससे डिटरमिन होगा कि कितनी वहां पर स्मॉग है। कराची की आपको बात बताएं कि वो क्योंकि साहली एक शहर है, उसकी वजह से हवाएं वहां पर ठहरती नहीं है, कभी जमीन का रुख करती हैं, कभी समंदर का रुख करती हैं, तो वहां पर गर्द ठहरती नहीं है। लेकिन जो लाहौर का एरिया है, खासतौर पर पंजाब के बहुत सारे मैदानी इलाके जो हैं, वहां पर ये हवा ठहर जाती है, जिसकी वजह से इनमें ये ज़रात भी ठहर जाते हैं और उन ज़रात को जो आप सांस लेते हैं अपने अंदर लेकर जाते हैं तो फिर बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। तो खुदारा एहतियात कीजिए, मास्क लाजमी पहने, सनग्लासेस का इस्तेमाल करेंगे। हम रोज़ आपको ताकीद करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। इस पर हम ज़रा डिटेल में मजीद बात भी करेंगे प्रोग्राम में आगे चलकर। फिलहाल ज़रा हम अपनी बड़ी खबर शामिल करते हैं। इस वक्त तो बाज़गश्त है तहरीक इंसाफ और उसके एहतजाज की। रवामा हतमी एहतजाजी तहरीक के लिए सरगर्म है। तहरीक इंसाफ तैयारियां पकड़ ली हैं और बानी की इजाज़त से उसे मशरूत कर रही हैं। जब बानी PTI हतमी कॉल की तारीख देंगे तो सर पर कफन बांध कर निकलेंगे, ऐसा उनके रहनुमा कह रहे हैं, और बानी की रिहाई तक घरों को वापस नहीं जाएंगे। हुकूमत मुसलसल खबरदार कर रही है कि जिस किस्म की ये कॉल दे रहे हैं, इसके नतीजे में कानून नाफिज करने वाले इदारों को क्रैकडाउन की खुली छूट मिलेगी और फिर उसके बाद ये रोएंगे। गुज़िश्ता रोज वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने एक्सप्रेस न्यूज़ की प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू की थी। उनका ये कहना था कि हुकूमत की तरफ से उनको ये पैगाम दे रहा हूँ कि आपको लोगों ने मैंडेट दिया है और उसके मुताबिक आएँ और असम्बली में अपना किरदार अदा करें, और अगर 24 करोड़ आवाम के मुस्तकबिल के साथ खेलने की कोशिश की तो ये खेल खेलने की इजाज़त हम नहीं देंगे। बहुत वाज़े ये पैगाम मैं हुकूमत की तरफ से देना चाहता हूँ। आप आइए असेंबलियों के अंदर जहाँ पे आपका मैंडेट है, अपोजिशन का किरदार अदा करें। लेकिन अगर आपने 24 करोड़ आवाम के मुस्तकबिल के साथ मुल्क में इंतशार पैदा करके खेलने की कोशिश की, तो अब ये खेल खेलने की हम ये 2014 नहीं है, ये 2015 नहीं है, ये 2016 नहीं है कि जहाँ पर आपके साथ नरमी बरती जाएगी। जो भी मुल्क की मईशत के साथ खिलवाड़ करेगा उससे उसी सख्ती के साथ निपटा जाएगा, चूंकि अब हम मुल्क की स्टेबिलिटी के ऊपर और मुल्क के अंदर पॉलिसियों के तसलसल के ऊपर कोई समझौता नहीं करेंगे। तो ये रात गए की गुफ्तगू थी, मगर इस पर अमल दरामद जो था हमें ट्रेलर दिन में नजर आ गया जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को अपने कायद से मुलाकात के लिए अडियाला जेल जाना बहुत महंगा पड़ गया। फिर सेनेट, कौमी और पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर्स को पुलिस ने अपनी हिरासत में लेने के बाद अडियाला चौकी मुंतकिल किया और बाद में फिर छोड़ दिया गया। और पुलिस तर्जुमान के मुताबिक अडियाला जेल के बाहर सियासी जमात के रहनुमाओं को दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर हिरासत में लिया गया था और कानून की अमलदारी को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। उधर अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस पर अहम समाअत आज होगी, जिसमें बानी PTI और बुशरा बीबी ने जो है 89 सवालात के जवाबात जमा कराने हैं, जबकि राना सनाउल्ला इस केस पर बानी को सजा मिलने का ऑलरेडी कह चुके हैं। ये सारी ओवरऑल पॉलिटिकल सिचुएशन है, खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासत है वो चल रही है, उस पर हमने बात करनी है। जी हमारे साथ हैं सीनियर तज्ज़ियाकार आमिर असरार साहब। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। आमिर साहब, सबसे पहले तो स्मॉग का बताएं। आप तो इस्लामाबाद भी जो है इसकी लपेट में आ गया है, 250 से ज़्यादा इंडेक्स वहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। हुकूमत कह रही है जी ठोस इकदाम किए जा रहे हैं, मार्केटें बंद हैं, स्कूल्स बंद हैं, मार्केटें जल्दी बंद करवाई जा रही हैं। तो ये तो कुछ अरसे के लिए है। आपको लगता है कि अब कुछ स्मॉग से निपटने के लिए हुकूमत के जो इकदाम हैं जो इस वक्त किए जा रहे हैं वो मौसर है, या फिर जो हिकमत अमली है कोई लॉन्ग टर्म प्लान उसकी सूरत में सामने आनी चाहिए? अब ये बिल्कुल सारी बातें आपकी दुरुस्त हैं। जाहिर है कि लोधरा कल नंबर टॉप पे था स्मोक पे, परसों मुल्तान था और पिंडी छठे नंबर पे था और पेशावर भी उसके अंदर लपेट में आ गया, KP भी आ गया। और आप लोग स्टार्ट में बात कर रहे थे बिलावल भुट्टो के पैगाम की, तो सिर्फ कराची का वो चाहे समुंदर हो या कुछ हो, वहां धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों का अगर देखें, ख्वाजा आसिफ का आपने कल देखा कि उन्होंने कहा कि ये बाकी सारी बातें 80% ट्रांसपोर्ट का मसला है। अच्छा, अब चूंकि लाहौर ज्यादा उसमें हिट है, पंजाब में ज्यादा हिट है, तो हम सिर्फ उसके ऊपर बात कर रहे हैं। मैंने इसलिए कहा कि ये सारे पाकिस्तान का इशू है। ट्रक हों, बसेस हों, बलूचिस्तान से भी, KP से भी, सिंध से भी, पंजाब से भी, सारी चारों तरफ चलते हैं, आते जाते हैं। असल मसला ये है कि हमारे यहाँ कोई किसी किस्म की इसकी तरफ इन्वायरमेंट पे तवज्जो ही नहीं है। आप तरक्की याफ्ता ममालिक में चले जाएं, गाड़ियों को रास्ते में रोक लेते हैं, चाहे वो कितनी अच्छी कार है या क्या है, अगर उसकी फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है। और फिटनेस वो नहीं है जैसे यहाँ हमारे यहाँ पोलियो के
कतरों के लिए आया कि जी आपने उम्रे पे जाना है तो आपको कतरा लगाना है, तो पोलिंग एजेंट उसके सर्टिफिकेट लगा देता है आपको। इसी तरह हमारी गाड़ियों की फिटनेस है, एक आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। इस सारे मामले को दुरुस्त करने की जरूरत है। और हम जाहिर है कि आज की गवर्नमेंट को ब्लेम इसलिए करते हैं कि वो हुकूमत में है, लेकिन ये 5-6 साल से आप लाहौर में मौजूद हैं और ये मुसलसल एक मसला आ रहा है। लेकिन जब आता है, बारिश आती है और बस फिर स्मोक खत्म हो गई और फिर आगे फॉग शुरू हो जाती है और हमारी मीडिया की बहस भी खत्म हो जाती है। अब जरा ये सीरियस इशू हुआ है, लॉन्ग टर्म चल रहा है, बारिश नहीं है, तो हम सब भी परेशान हैं। लाहौर में रहने वाले बुजुर्ग हों या बच्चे हों, सब इससे परेशान हुए हैं। पूरे पाकिस्तान में एक मसला, इसकी आगाही हुई है। इशू यही है कि तनकीद करना हुकूमत के ऊपर सबसे आसान काम है और आवाम सब कर लेते हैं बड़े आराम से। लेकिन जब से मरियम औरंगजेब को, स्पेशली मरियम नवाज ने जब ये एनवायरनमेंट का इशू दिया, मैं कल भी अपने प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में यही बात कर रहा था कि इनिशिएटिव देखें कि लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और जो फौरी इक़दामात हैं वो कैसे हो रहे हैं, आइंदा के लिए आपको दरमियाने प्रोग्राम कैसे करने हैं, उसके ऊपर एक बाकायदा प्लानिंग हो रही है। इस सीजन में तो आपको ये भुगतना है और अगले कई सीजन भुगतना है। कल मरियम नवाज लंदन में भी गुफ्तगू कर रही थी कि ये चलेगा। मैं चूंकि इस पे मुसलसल मैं भी काम करता रहता हूं, अगर अब सीरियसली शुरू हो तो 6-7 साल बाद होगा ये मसला। 25 साल पहले आगरा, जो दुनिया की सबसे बड़ी सैरगाहों में शामिल है, सियाती मकाम है, वो ग्रे हो गया था। 25 साल पहले $50 करोड़ एशियन डेवलपमेंट बैंक ने उसके लिए दिए और फिर वो ग्रे से वाइट हुआ। ये एनवायरनमेंट का इशू है, पूरी दुनिया का इशू है, हमें भी इसी तरह लेना होगा। सबसे पहले जाहिर है कि अगर आज बच्चे, बूढ़े, दरमियाने सब लोग, नौजवान बीमार हो रहे हैं तो उन सब के लिए भी जरूरत है कि उनके हिफाजती इक़दाम किए जाएं और फिर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ये सब चीज़ें मिलकर ही चलेंगी। और मुझे ये तवक्को है कि जितनी अवेयरनेस मीडिया आप दिखा रहा है, ये इसके ऊपर एक रेगुलर कैंपेन चलेगी। ये नहीं होगा कि लाहौर में अब बारिश होगी और उसके बाद मीडिया का ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इसको हमें रखना होगा कि जी गवर्नमेंट भी बताती रहे, मीडिया भी पूछता रहे। कुछ लोग अदालतों में भी चले गए। आपको पता है कि ये जो अदालत का फैसला था कि ये 8 बजे मार्केटें बंद कर दे, जो फिलहाल नहीं हो रहा अमल दरामद उस पे। हमारा तो आवे का आवा बिगड़ा है पूरी दुनिया में। मगरिब के वक्त सरे शाम बाजार बंद हो जाते हैं, हमारे यहाँ खुलते ही उस वक्त 2-3 बजे के करीब। तो ये एक हमज है, जिद्दोजहद है, जिसमें मीडिया को, आम लोगों को, हुकूमत को, सबको मिलकर किरदार अदा करना होगा। फिर शायद हम जाके इस पे आज 7-8 साल के बाद इस पे काबू पा बिल्कुल, बाहैसियत एक कौम इस पर अमल दरामद करना होगा, तभी इस पर काबू पाया जा सकता है, क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं इसमें शराकतदार हैं। आमिर साहब, चलें अब सियासी मैदान की भी बात कर लेते हैं। एक तरफ से अली अमीन गंडापुर के बयानात आ रहे हैं कि कफन बांध कर निकलेंगे और रिहाई के बाद ही एहतजाज ख़त्म होगा। दूसरी जानिब कहा जा रहा है कि एहतजाज जो है, पुरतशद्दुद एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जाएगी, राना सनाउल्लाह कह रहे हैं। तो आप कैसे देखते हैं इस तरह आपको 2014 का रिप्ले होता हुआ नजर आ रहा है? बड़ा फर्क है। 2014 में पीटीआई एस्टैब्लिशमेंट के साथ खेल रही थी। तमाम तर इंतजामात उस वक्त जनरल जहीरुल इस्लाम जंजुआ कर रहे थे और वो 6 दिन का प्लान था। इब्तदाई तौर पे कि 14 अगस्त को लाहौर से निकलेंगे और 20 को इस्लामाबाद फतह हो जाएगा। और 14 अगस्त को सारा दिन इमरान खान वहां पे लाहौर में घूमते रहे और उनके साथ शायद 2000 लोग थे तकरीबन, जब वो रावी का पुल क्रॉस किया, और तारुल कादरी के साथ 20 से 25,000 लोग थे। तो जो इब्तदाई प्लान था वो ठुस हो गया था, क्योंकि तवज्जो का मरकज थे इमरान खान, और इमरान खान ने लाहौरियों को लाहौर में ही घुमा घुमा के थका दिया और वो सारे वापस चले गए। और फिर अगले दिन गुजरांवाला में जो वाकया हुआ था, जो किसी ने तारुल कादरी की उस पे तो ट्रक पे तो नहीं बरसाए थे पत्थर, जो मुस्लिम लीग के सामने आए भी थे वो इमरान खान पे आए थे, और ये शेख रशीद समेत जो उस वक्त सबको जलाओ घेराव करा रहे थे, सब उस ट्रक के नीचे अंदर घुस गए थे, बाहर नहीं खड़े हुए थे। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि 2014 का आपने जिक्र किया। फिर ये चौधरी निसार अली खान को इन्होंने मैसेज किया कि टेक माई वर्ड्स, कि मैं अपारा से आगे नहीं जाऊंगा। उन्होंने ओके किया, अपारा लाके बिठाया, और फिर ये 30 अगस्त को वहां चल पड़े आगे उस तरफ जाने के लिए, रेड जोन में। वहां मरियम नवाज ने बताया कि नवाज शरीफ ने इनको इजाजत दी है कि ये यहाँ आके बैठ जाए। ये चीजें हमारे नाजरीन को बिल्कुल देखनी चाहिए, पता होनी चाहिए कि 14 में क्या हो रहा था मंजर। लेकिन फिर जब मदद आई, जनरल राहील शरीफ ने इनको बुलाया, तो कादरी साहब भी अपने तमाम नुस्खे लेके पहुंच गए थे और इमरान खान भी चले गए थे, और फिर इनको इनके हाल पे छोड़ दिया गया था। फिर ये आगे चले पीएम हाउस, तो आंसू गैस के शेल चले, तो प्लान पूरा था। आईजी ड्यूटी छोड़ के जा चुके हुए थे चीमा साहब, एसपी नेकोकारा निकल चुके हुए थे मैदान से, और 2 एएसपी थे जिन्होंने आंसू गैस के लॉन्चर चलाए, और इमरान खान के गिर्द से तमाम लोग जा चुके हुए थे उस वक्त। सिर्फ कादरी साहब के साथ थोड़े लोग रह गए थे।
फिर प्रेस रिलीज आई कि अपने ही लोग हैं ISPR की जनरल शरीफ की तरफ से कि इनको और ना करें, वरना उस वक्त धकेलने का प्रोग्राम चौधरी निसार का भी बन चुका हुआ था कि इन इस्लामाबाद से बाहर छोड़ा है। फिर आर्मी पब्लिक स्कूल की वजह से वो इमरान खान को, जब उनके कजन भी जा चुके हुए थे और बकौल उनके अपने लोगों के कुछ माल शाल लेके वो लपेट के जा चुके हुए थे सब चीजें, इन्हें वापस उठना पड़ा 16 दिसंबर को। अब उसके बाद 16 में भी आए ये परवेज खटक भरपूर कुव्वत से आए, जो आज शो कर रहे हैं अली अमीन गंडापुर, और चौधरी निसार अली खान वजीर दाखिला थे, अगेन उनको नहीं आने दिया गया। अब अली अमीन गंडापुर तीसरी चौथी दफा आएंगे। शेर आया शेर आया शेर आया 3 दफा कर चुके हैं। अच्छा, चौथी दफा की बारी अब इनकी होगी, जिसपे आप बयानात इकट्ठे कर लें, राना सनाउल्लाह के भी, एहसन इकबाल की अभी आपने बात सुनाई। तो ये इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट साथ नहीं है इमरान खान के। तो आमिर हुकूमत साहब, और ये जो establishment सिचुएशन एक है पेज पे खड़े जिसमें हैं। बार बार शेर आया वाली सूरत हाल का आपने जिक्र किया, बार बार कहा जा रहा है कि अब एहतजाज होगा, बानी PTI जो है वो इशारा करेंगे तो हम सड़कों पर निकल आएंगे, जिस तरह से अली ने भी जिक्र किया। तो इस बार भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो या तो किसी अंपायर की तलाश में है या फिर इशारा ढूंढ रही है। नहीं, इस वक्त उनकी उम्मीदें जो बाहर बैठे हुए लोग हैं सदर ट्रंप के साथ हो गई हैं कि शायद वो कोई बात करेंगे। तो ये देखना ये होगा कि इस फॉग में और स्मोग में, वो कह रहे हैं ना कि नवंबर में ही कॉल दी जानी है। इमरान खान ने चूंकि तायद की है, तो मैं मानने के लिए तैयार हूं इस बात को कि उन्होंने अपनी लीडरशिप पे फिर भरोसा किया है कि आखिरी फैसला, जबकि उन्हीं के कुछ लोग कह रहे हैं कि बड़े मायूस हुए हम लोग तैयार थे सवाबी से, हम तो कफन बांध के आए थे और हमें वापस भेज दिया गया। अब ये कह रहे हैं कि शायद प्लान इस तरह का होगा कि डिवीजन लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दोबारा से, यानी बैक टू स्क्वायर वन, फिर वहीं से शुरू करेंगे काम जहां से पहले दिन से शुरू हुए थे। तो अभी हमें देखना होगा, अल्लाह करे कि कोई बातचीत का रास्ता इमरान खान के जहन में है, क्योंकि बाकियों की तो इमरान खान सुन नहीं रहे। वो अब इस बात पे लगे हुए हैं कि बस अब फाइनल कॉल महीने देनी है। इमरान असगर हमारे रिपोर्टर हैं जो अडयाला जेल रेगुलर कवर करते हैं, मैंने उनसे परसों पूछा था, तो इमरान खान ने ओन किया था कि हाँ मेरी पार्टी ने ठीक किया, मैं भी यही चाह रहा हूँ कि बिल्कुल तैयारी होनी चाहिए कि कोई रिस्क ना हो। तो ये जो तैयारी है और रिस्क ना हो, उसमें आप पुरअमन एहतजाज 7 लफ्ज कहते हैं, और तारीख आपकी भरी पड़ी हुई है कि आप PTV पे भी हमला करते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट पे भी जा पहुंचते हैं, पार्लियामेंट पे जाके आप गाड़ी आप और हम सब ने देखी थी, टकरे मार रहे थे ताकि वो जंगले तोड़ दिए जाएं। 245 के तहत फौज को भी फिर होना है, यहाँ पे रेंजर्स भी होंगे। तो टकराव अल्लाह ना करे कि हमारे इदारों और हमारे लोगों के दरमियान में हो। बीच का रास्ता निकलना चाहिए और वो निकलता है पार्लियामेंट से। PTI को, गवर्नमेंट को, सबको बिल्कुल रास्ता बहरहाल मुज़ाकरात का ही लेना बिल्कुल होगा। ठीक कह रहे हैं कि बीच का रास्ता निकलना चाहिए और वो पार्लियामेंट में निकलता है। और जो नून लीग के रहनुमा यही सजेस्ट कर रहे हैं PTI को बार बार कि आप पार्लियामेंट में आए, कौमी असेंबली में आए, अपने मुतालबात वहां पर रखें, ना कि सड़कों पर रखें। लेकिन इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि जब भी PTI एहतजाज की कॉल देती है, पुरतशद्दुद किसी वक्त हो भी जाता है, लेकिन जो नून लीग हुकूमत में होने के बाद उसको काबू में करने की, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है, वो हमेशा उसका पासा मुख्तलिफ ही पलट जाता है। और हम आपने जैसा ताहिरुल कादरी की बात की, वहाँ पर भी इन्होंने फोर्स का इस्तेमाल करने की कोशिश की, वो भी हलक को आ गया, और अब भी ये फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने देखा सेनेट, कौमी असेंबली, पंजाब असेंबली, तीनों अपोजिशन लीडर्स को उन्होंने कल गिरफ्तार किया, फिर उसके बाद छोड़ भी दिया। लेकिन आप देखते हैं कि अगर फोर्स का इस्तेमाल इसी तरह से नून लीग करती रही तो वहाँ पर उनको कोई फ़ायदा होगा इस चीज़ से, या फिर वो इस एहतजाज को काबू कर पाएंगे? यही बात मैंने इसलिए की कि बातचीत का रास्ता निकलना चाहिए और सबको होश के नाखून लेने चाहिए, क्योंकि लड़ाई का कोई फायदा नहीं है। लेकिन 9 मई की मौजूदगी में आप, और जो मैंने पिछले माजी के हवाले दिया, आप ये नहीं कह सकते कि ये पुरअमन एहतजाज करते हैं या पुरअमन एहतजाज होगा। वो कह रहे हैं कि हमने इमरान खान को रिहा कराना है, तो रिहा करना है अदालतों ने। अब अदालतों में रोजाना बयानात तो शुरू हो जाते हैं, लेकिन फैसले नहीं होते। ये पाकिस्तान इसी तरह फंसा पड़ा है ना। ये अगर आज आईनी बेंच बने हैं, पार्लियामेंट ने बनाए हैं, तो क्यों बनाए? कि हमारी पूरी अदलिया सियासत की नजर हो चुकी हुई है। कल मोहतरम जस्टिस कियानी साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कहा कि जनाब ये पार्लियामेंट ने इतने करप्शन के केस माफ कर दिए, तो जनाब आप जब 6 जज खत लिख सकते हैं तो आप अपने चीफ जस्टिस के साथ मौजूदा चीफ जस्टिस से मिलते हैं और फिर कहें कि जी इसमें सो मोटो है। नैब को तो इन्होंने ओके किया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि वो बिल्कुल नया कानून ठीक है, और उसका फायदा लेने के लिए, जैसे चैलेंज इमरान खान ने किया था अगले दिन, सबसे पहले वो खड़े हुए थे वहां पे। आपको पता है ना कि जब इमरान खान ने चैलेंज किया था कि नैब का नया कानून PDM गवर्नमेंट ने जो बनाया था वो गलत है, जब वो दुरुस्त करार पाया अदालत से तो उससे फायदा लेने पहुंच गए। ये हमारे दोगलापन है। हमारे सब सियासतदान इस तरह करते हैं। आज अगर नवाज शरीफ उसका फायदा लेने, जरदारी साहब उसका फायदा लेने के लिए तो शाखाना गाड़ियों के केस में पहुंच गए हैं, तो कोई फर्क तो नहीं रहा ना किसी में भी कि मुझे फायदा और मुझे नुकसान है। मैं किसी एक की बात नहीं करता। केसेस की बात हो रही है अब।
बिल्कुल। अच्छा आमिर साहब, अगर हम देखें 190 मिलियन पाउंड्स केस पर आज इसलिए कहता हूँ कि फिर अहम बैकअप सामान महंगाई के साथ उसकी तरफ होनी जी चाहिए। जी। अच्छा, मैं 190 मिलियन पाउंड्स केस का जिक्र कर रही थी। आज हतमी मरहले में वो दाखिल हो गया केस, आज समाअत होनी है और जवाब आज जमा कराया जाना है। तो क्या देख रहे हैं आप, एक तो इस केस के हवाले से, दूसरा ऑलरेडी राना सनाउल्लाह इसके ऊपर कमेंट कर चुके हैं। वो कह चुके हैं कि इस पर जो है वो उनको सजा मिलेगी ही मिलेगी। तो इससे शकूक व शुबात बढ़ नहीं जाते? आप जुल्फी बुखारी हों, उस्मान डार हों, इमरान खान हों, यही बयानात जब ये हुकूमतों में थे सारे यही बयान दिया करते थे। मुमासिल ढूंढ लें। वो कहते हैं मैं चेयरमैन नैब के पास उस्मान डार में ख्वाजा आसिफ के इतने बड़ी बड़ी फाइलें देख के आए और अगले चंद दिन बाद ख्वाजा आसिफ अरेस्ट हो जाते हैं। यही कुछ हो रहा था ना। तो फिर हम किस चीज को एहतसाब मानेंगे, हम किस चीज को कहेंगे? 190 मिलियन पाउंड में आज मुझे कुछ भी नहीं लग रहा, क्योंकि एक तो शायद उनके वकील ने कल कहा था, जो एक परसेप्शन बनी कि जी FIA का प्रोसिक्यूटर नहीं आया तो 20 नवंबर की डेट मिली। वो इनके इमरान खान के वकील ने कहा था मैं 20 से पहले अवेलेबल नहीं हूँ। नंबर 1 हो सकता है कि वो वहां पे ये बात कहें। दूसरे, इन्होंने एक दरखास्त दी हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो भी लगनी है कि हमें 2 हफ्ते दिए जाएं, क्योंकि बहुत सारे सवाल आते हैं उनके जवाब देने के लिए। दोनों तरफ से अपने अपने केस को कानूनी नुकात पे डिले करने के लिए कोशिश की जा रही है। अच्छा। इधर जब जमानत का केस आता है हाई कोर्ट में, FIA का प्रोसिक्यूटर नहीं होता, जहां फर्द जुर्म लगने के कितने अरसे के बाद आप जाके आखिरी आपको सवालनामे का जवाब देना है, तो आपने एक तरफ तो वहां कहा है कि हमें आप बरी करें, हमारे ऊपर तो केस नहीं बनता, उसका फैसला आना था, कल वो रह गया, वो परसों पे चला गया। 20 नवंबर चली गई हाई कोर्ट में पेशी। इधर इन्होंने आज जवाब देने, मुझे नहीं लग रहा वो कहेंगे हमें हाई कोर्ट में रिट की हुई है, 2 हफ्ते का हमें टाइम चाहिए, हमें सवालों के जवाब की तैयारी चाहिए, क्योंकि इसके बाद या तो खान साहब गवाह देंगे कि मेरे मजीद गवाह हैं इल्तवा होने के लिए, या फिर उसको जो खान साहब जवाब देंगे उसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से यानी इस्तगासा की तरफ से एक जवाब दिया जाएगा और फैसला अनाउंस होगा, वो बरी होते हैं या सजा होते हैं। इसके ऊपर दोनों तरफ की राय मौजूद है। लेकिन इस दफा बहरहाल प्रोसिक्यूशन ने यह किया कि किसी किस्म की जल्दी नहीं की। 36 दफा एक आखिरी गवाह के बयान पे इल्तवा मिला और बहस हुई और जाके वो कंक्लूड हुआ कि हाई कोर्ट में पिछली सजाओं में इमरान खान को सबसे ज्यादा फायदा ये हुआ कि इलेक्शन से पहले 3 सजाएं ऊपर तले हुई और उसके अंदर ड्यू प्रोसेस नहीं हुआ था, जिसके नतीजे में केस के मेरिट पे जाए बगैर केस उड़ा दिया गया। अच्छा, तो ठीक है, तो अब ये बहस एक तवील अरसे में चली गई है और इस्तगासा ये चाह रहा है, गवर्नमेंट के जो लोग चाह रहे हैं कि इसके अंदर कोई लकूना ना हो कि हाई कोर्ट में उनको फायदा मिले। अच्छा, तो आमिर साहब ये भी बताइएगा कि आप कह रहे हैं कि राना सनाउल्लाह जो हैं वो हुकूमत में बैठे हैं और हुकूमत में बैठे जो अशखास हैं वो ऐसी बातें करते हैं, लेकिन हम दूसरी जानिब देखते हैं कि ऑपोजिशन में रहने वाले भी तो वही सब कुछ करते हैं जो इस वक्त PTI कर रही है। अब इत्तेहाद की बातें भी हो रही हैं और मौलाना और PTI इकट्ठे होकर अगर सड़कों पर आ गए तो आपको लगता है कि हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी, क्योंकि मौलाना के पास स्ट्रीट पावर तो है और बड़ी फैन फॉलोइंग भी है उनके पास। मौलाना का शायद कल नवाज शरीफ के साथ खाना भी है लंदन में और रात को वो बैठ रहे हैं। आपको पता है आईनी तरमीम तो गवर्नमेंट ने बहुत दिन पहले अपने मेंबर पूरे कर लिए थे और वो नहीं चाहते थे कि मौलाना फजलुर रहमान स्ट्रीट एजिटेशन में PTI के साथ बने, क्योंकि ये बात मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी से ज्यादा कोई बेहतर नहीं जानता कि इन्होंने PDM में मौलाना फजलुर रहमान को साथ मिला के उन्हें सरबराही दे के और अपने फायदे लिए, और जब इलेक्शन हो गया उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान अकेले रह गए। वो कहते हैं तुम सब सेट हो गए, मैं उनका गुस्सा भी नहीं खत्म हो रहा। उन्होंने PTI के साथ भी हाथ मिलाया, जब PTI उनकी इक्तदा में मुक्तदी हुई तो वो मिल गए उनके साथ। वो प्रेशर दोनों तरफ रख रहे हैं कि उनको भी सियासी तौर पर बड़ा फायदा हुआ कि जब PTI बार बार जा रही थी तो लोगों में उनकी जो PTI के लोगों ने पजीराई शुरू कर दी। जो डीजल कहते कहते नहीं हटते थे, नाम रखते नहीं हटते थे, वो अब उनके पीछे नमाज़ें पढ़ रहे हैं जाके। आज मौलाना फजलुर रहमान के पीछे सारी सियासी जमातें, हुकूमत की हो या अपोजिशन की, तो वो उसका फायदा ले रहे हैं। और मेरे हिसाब किताब में मौलाना फजलुर रहमान ही के जरिए कल को अगर कोई सियासी रास्ता बनता है तो वो निकलेगा और वो पार्लियामेंट से ही जाएगा। मौलाना ने एक दिन कहा था कि आप फॉर्म 45 और 47 को छोड़ दें, ये पार्लियामेंट आ गई है। फिर उन्होंने गुस्से में कहा कि बिल्कुल बकवास है, सब दोबारा इलेक्शन होने चाहिए। ये चीजें उनके गिर्द मिलने वाले लोगों के साथ उनके बयानात को आप हम उतार चढ़ाव देखेंगे, उस पर बात भी करते रहेंगे और सियासत इसी चीज का नाम है। बिल्कुल इसी चीज का है। बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और हम खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हिकमत अमली है इस वक्त एहतजाज की, उस पर हम बात कर रहे थे। इसी के साथ एक छोटी सी ब्रेक पर आप कहीं मत जाइए।
परसों जी कुछ इकोनॉमी की बात करते हैं। आईएमएफ के साथ जो $7 अरब का प्रोग्राम तय पाया था और एक किस्त जो है वो मौसूल हो गई थी, उसके बाद आईएमएफ के जो जायजा मिशन है उसे आइंदा साल फरवरी या फिर मार्च में पाकिस्तान आना था, मगर हैरान कुन तौर पर मुकर्ररा वक्त से 4 माह पहले ही आईएमएफ का जो वफ्द है वो पाकिस्तान पहुंचा है और 15 नवंबर तक उसने पाकिस्तान में ही रहना है और वजारत ख़जाना और मुआशी जो टीम है उससे वो मुलाकातें करेंगे। मुज़ाकरात जारी हैं और कई वजूहात के साथ एक बड़ी वजह जो टैक्स महसूलात में रवा माली साल के पहले 4 माह में 190 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है, उसको कवर करने के लिए हुकूमत को जो है वो मिनी बजट लाना पड़ेगा, मगर हुकूमत मिनी बजट लाने से गुरेजा है। इस पर ही हमने अभी बात करनी है। शहबाज राना माहिर मौजूद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बिल्कुल शहबाज साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस वक्त IMF वफ्द की जो शेड्यूल से 4 माह कबल पाकिस्तान आमद है, उसकी बुनियादी वजूहात कौन सी हैं? क्यों IMF वफ्द पाकिस्तान आया है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो शेड्यूल था IMF का, उसमें तो IMF ने आना था फरवरी मार्च में, और जो 4 माह पहले आने की वजह बड़ी वाज़ेह है कि हुकूमत पाकिस्तान जो उसने शराइत जिन पे इत्तफाक किया था IMF के साथ कर्ज लेते हुए, वो उस पर अमल दरामद नहीं कर पा रही थी। तो को टोटली डीरेल होने से बचाने के लिए IMF ने अपना जो मिशन वक्त से पहले भेजा है, और इसका बुनियादी मकसद यही है कि अगर किसी जगह पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं शराइत को इम्प्लीमेंट करने में, अगर टैक्स टारगेट जो है वो मीट नहीं हो रहा, या ये कि सूबे सही तरीके से कोऑपरेट नहीं कर रहे, या ये कि फेडरल गवर्नमेंट गैर मुल्की कर्जे नहीं ले पा रही, तो उन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए अभी जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, जिसके 2 दिन हो चुके हैं, आज तीसरा दिन है, तो उसमें कुछ नई चीज़ें तय होंगी, ताकि अगर कुछ चीज़ें जो एग्रीमेंट हुआ था, जो शराइत तय हुई थी, अगर उससे हटके हैं तो उसको ओवर पावर किया जा सके। और जब नेक्स्ट रिव्यू होगा फरवरी मार्च में, तो उसमें जो सूरत हाल बिल्कुल भी अबतर ना हो, किसी ना किसी तरीके से टारगेट्स के करीब हो। क्योंकि मसला ये है, IMF स्टाफ तो एक चीज़ होती है, पहला स्टेप होता है, उससे अगला स्टेप जो होता है वो IMF मैनेजमेंट और IMF बोर्ड है। और बोर्ड की इस दफ़ा काफ़ी सख्त हदायत है कि पाकिस्तान को अपने जो अहदाफ हैं वो अचीव करने, और वो स्लिप नहीं हो सकता। अच्छा, और वी रिमेंबर कि आपने ना IMF के साथ जो माहदे पर ही लिखा था कि एक गलत ट्रैक है ये और हम इस पटरी से जल्द उतर सकते हैं, और हालात हम देखें तो इसको सच साबित कर रहे हैं कहीं ना कहीं। जिस तरीके से आपकी जो खबर थी उसके मुताबिक कैश सरप्लस और टैक्स हदफ तो हमें पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, तो ऐसे में मिनी बजट के इम्कानात रोशन है। फिर क्या हुकूमत मिनी बजट के मामलात IMF के साथ तय कर रही है, या फिर अग्रीमेंट पर कुछ नरमी की बात की जा रही है? देखिए, हुकूमत की जो बुरी कारकर्दगी वो मेरी एक्सपेक्टेशन से भी जल्दी हुई है। हमारा ये ख्याल था कि एटलीस्ट 6 महीने तो प्रोग्राम चलेगा, और हुकूमत कोशिश करेगी कि दिसंबर तक अपने जो अहदाफ है वो हासिल कर ले, लेकिन मोर देन इवन अर्लियर देन आवर एक्सपेक्टेशंस वो नहीं कर सके। इसी वजह से 6 हफ्ते के बाद मिशन यहाँ पे है। अब ये चीज़ के मिनी बजट आएगा या नहीं आएगा, इस पर तो खुद जो वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना है अली परवेज़ मलिक साहब, वो कुछ अर्सा पहले कह चुके हैं कि मिनी बजट आ सकता है। हुकूमत ने भी इस बारे में 1-2 दफ़ा इंडिकेट किया है, और जब पाकिस्तान ने पहले ही लिख के IMF को दिया हुआ है कि टैक्स शॉर्टफॉल आएगा, तो उसके बदले में हम नए टैक्स इकदाम करेंगे, वो चीज़ मिनी बजट तो फिर उसके आने के काफ़ी चांसेस हैं। लेकिन इसके बारे में जो भी हतमी बात होगी कि मिनी बजट आएगा और कितनी अमाउंट का आएगा और कितने अखराजात में कहीं कटौती हो सकती है, इसके बारे में जो हतमी कोई पोजीशन है वो इस वीक के आखिर तक क्लियर होगी। सर, ये तो टैक्स के हवाले से बात हो गई। ये बताएं कि हुकूमत ने बिजली सार्फिन को रिलीफ देने का, पैकेज देने का भी फैसला किया था, और महंगी बिजली से लोग पहले ही बहुत परेशान हैं, अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में IPPs को जो तयशुदा पैसे देने हैं, हुकूमत इस बहरान से कैसे निकलेगी? बिजली के शोबे में हुकूमत जितने भी इकदाम कर रही है वो आर्जी नोयत के हैं, इनके पास परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। सर्कुलर डेट जो मुसलसल बढ़ रहा है, इस माली साल के पहले 3 माह में भी बढ़ा है, ऑल दो विद इन द IMF जो एक टारगेट था उसके अंदर ही रहा है, वो टारगेट हमने मिस नहीं किया। सर्कुलर डेट में इजाफा कितना होना चाहिए उसके हवाले से इजाफा भी हुआ है, लेकिन टारगेट के मुताबिक हुआ है या उससे भी बेहतर हुआ है। बट दूसरे इसके अंदर जो चीज़ है कि जो विंटर रिलीफ पैकेज है, विंटर रिलीफ पैकेज देने का बुनियादी मकसद यही है ना कि जो नेशनल ग्रिड है उससे लोग बिजली लेना छोड़ चुके हैं। वो जिनकी कैपेसिटी है, उनके पास माली इस्तात है, वो अपने उन्होंने छतों पे सोलर पैनल्स लगवा लिए हैं, तो वो क्यों 70 रुपये फी यूनिट की महंगी बिजली लेंगे? उसको ओवरकम करने के लिए फिर वैसे भी मौसम सरमा में डिमांड काफ़ी कम हो जाती है, एसीज बंद हो जाते हैं, एयर कंडीशनर्स और बाकी कंजप्शन कम हो जाती है,
तो जो ऑन एन एवरेज पाकिस्तान की 22-23 हज़ार मेगावाट जो है डेली बिजली की डिमांड वो कम होकर अराउंड 10,000 मेगावाट आ जाती है पर डे। तो उसकी वजह से आइडल कैपेसिटी पेमेंट्स जो है वो पे करनी पड़ती हैं। तो उसी को आइडल कैपेसिटी पेमेंट भी देनी है, तो हुकूमत ने कहा कि ठीक है, इसको जो है विंटर रिलीफ पैकेज की सूरत में लोगों को थोड़ा सा इंसेंटिवाइज कर दिया जाए। लेकिन ये जो इंसेंटिव है तमाम बिजली के बिल के ऊपर उसका इतलाक नहीं होगा। पिछले साल के मुकाबले में अगर आपकी 25% ज़्यादा कंजम्पशन है तो जो इजाफी 25% कंजम्पशन ज़्यादा वो भी 25 होनी चाहिए, 26 नहीं होनी चाहिए। तो 25% तक जो इजाफी कंजम्पशन है उसके ऊपर जो है वो रिलीफ है। बाकी हुकूमत के पास कोई सोल्यूशन नहीं है, ना चोरी रोकने में हुकूमत कामयाब हुई है बिजली की, ना रिकवरी जो है बिलों की वो बेहतर हो सकी है। तो काफ़ी इसमें सीरियस प्रॉब्लम्स है पावर सेक्टर में, और कोई ड्यूरेबल सोल्यूशन ना IMF के पास लगता है, ना वर्ल्ड बैंक के पास है, ना हुकूमत पाकिस्तान के पास है। बिल्कुल ऐसा ही है और सीरियस प्रॉब्लम है पावर सेक्टर का ये। अच्छा शहबाज साहब, आखिर में ये बताएं कि अगर आ जाता है मिनी बजट तो फिर किस शोबे पर कितना टैक्स लगने का इम्कान है? मिनी बजट के अभी तक जो चीज़ें नज़र आ रही हैं सामने उसमें तो वही है कि जो शोबे पहले ही टैक्स दे रहे हैं उनके ऊपर बोझ है। दरामदात के ऊपर अगर मशीनरी इंपोर्ट हो रही है उसके ऊपर इनकम टैक्स का रेट बढ़ाने की बात हो रही है। रॉ मटेरियल्स जो इंडस्ट्री दरामद करती है या कमर्शियल इंपोर्टर दरामद करता है उसके ऊपर, ठेकों के ऊपर या ठेकेदार की जो आमदन है, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो हर तरह के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उसका जो रेट है इनकम टैक्स का उसमें इजाफे की बात हो रही है। फिर जो प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइडर्स हैं उसके हवाले से इनकम टैक्स का जो रेट है उसमें इजाफे की बात हो रही है। इसमें कोई नई बात नहीं है, वही पुराने लोग जो पहले पिसे हुए उनके ऊपर मजीद बोझ डालने की बात हो रही है। शहबाज साहब बहुत शुक्रिया आपका तफसील में बताई इस वक्त क्या सूरत हाल है IMF के वफ्द के आने की, और उसमें हम देख रहे हैं एक जानिब तो टैक्स के अहदाफ पूरे नहीं हो रहे हैं, दूसरी जानिब मरीम नवाज ये कहती सुनाई दे रही है कि हमारी जो इस वक्त सूरत हाल है वो बेहतरी की जानिब है। अल्लाह जाने क्या हो रहा है। टैक्स अपनी जगह पर खड़े हैं, उसके अलावा मिनी बजट आ रहा है, उसके अलावा हमारे पास बिजली के मसाइल हैं। ब्रेक पर जाते हैं, सोचते हैं, वापस आते हैं। एक्सप्रेसो जी, अब बात करेंगे कुछ सेगमेंट सफर है शर्त के नए सिलसिले की। हमारे साथ ही वकार अहमद मलिक हमेशा ही कुछ मुनफरिद काम करते हैं, और इस बार आप देख ही रहे हैं सफ़र शर्त के इस नए सिलसिले की कड़ी है। माहौलियाती आलूगी से पर आगाही फैला रहे हैं वकार अहमद मलिक, और एक ऐसे मकसद को साथ लेकर चल रहे हैं जिस पर आम तौर पर आपकी तवज्जो नहीं जाती है। बहुत से लोग कभी बात करते हैं और फिर भूल जाते हैं, फिर बात करते हैं, फिर भूल जाते हैं। लेकिन आप स्टोर्स में जाएं, आपको अभी भी ये प्लास्टिक बैग्स नजर आएंगे। ये वो बैग्स हैं जिनकी इतनी तवील जिंदगी होती है कि आप इनको फेंक दें, ये कहीं ना कहीं से दोबारा बरामद हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको आगाही देने के लिए हमारे साथी एंकर हैं वकार अहमद मलिक साहब, बेहतरीन काम करते हैं। कभी थर से आपको उनके मसाइल उजागर करते हुए दिखाई देते हैं, और अब कराक्रम हाईवे पर मौजूद है। 8वां अजूबा है दुनिया का जहां पर बाइसिकल पर सफ़र कर रहे हैं, और इस दफ़ा उनका एक कॉज प्लास्टिक बैग्स के खिलाफ मुहिम जोई करना है और उनके इस्तेमाल के खिलाफ आगे बढ़ना है। इसमें वकार अहमद मलिक 450 किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए गिलगित पहुँचेंगे। और आपको ये बताएं कि वकार अहमद मलिक हमेशा ही आगाही फैलाते हैं उन मसाइल पर जिन पर आमतौर पर आपकी नज़र तो होती है पर तवज्जो नहीं होती है, और ये उसी में शामिल है। एक्सप्रेसो जो है जनाब हमेशा से ये जो माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से आगाही है उसमें आगे रहा है हमेशा से। खा कोई भी मसला हो उसके ऊपर उसे हाईलाइट किया है, उस पर हम बात करते हैं। जिस तरीके से आजकल स्मॉग का इशू चल रहा है, हम डेली बेसिस पर उस पर बात कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो इशू एक ये चल रहा था, जो हमारे सियाहती मकामात हैं जो इतने खूबसूरत हैं उनके रास्ते में, और उन पर जाकर जो सयाह जो है बेसिकली ज़्यादातर जो मकामी लोग हैं वो ऐसे नहीं होते, जो सयाह है वहाँ जाकर वो ये प्लास्टिक बैग्स का कचरा फैलाते हैं। और ये जो प्लास्टिक बैग्स हैं ये इंतहाई ख़तरनाक है अपनी इंसानी हमारी सेहत के लिए भी, इसके अलावा जो चरिंद परिंद है उनके लिए भी बड़े डेंजरस है। तो ये जो मुहिम है ख़ास तौर पर एक्सप्रेसो के तवस्सुस से जो शुरू की गई है, वकार अहमद मलिक साहब इसको इनिशिएट किए हुए हैं, और इसमें उन्होंने अभी गिलगित पहुँचना है, इतना लंबा तवील सफ़र तय करके। ज़रा वकार अहमद मलिक साहब से ही बात करते हैं वो इस वक्त कहाँ पहुँचे हैं। वकार साहब सबसे पहले तो ये बताएं कि आप और साद कहाँ पहुँच गए इस सफ़र में, और अब तक का सफ़र कैसा जा रहा है आप लोगों का?
बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त एक्चुअली हूँ बट ग्राउंड से आगे हम आज सुबह हम रवाना हुए तो बहुत ही कमाल रोड थी साइकिल के लिए, बाईसाइकिल्स के लिए ख्वाब हो सकता है जिस रोड पे आज हमने सफ़र किया है, क्योंकि उससे आगे एक्चुअली मोटरवे स्टार्ट हो जाती है और फिर ये कंबाइन है, यानी कि एक जो पुरानी है, और फिर जब हम मोटरवे पे सफ़र करते हैं और ये एक्चुअली स्लोप है, तो लश ग्रीन खूबसूरत इलाके में जब हम सफ़र करते हुए आगे आ रहे थे तो था कोट से चंद किलोमीटर पहले कश्मीर चना एक खूबसूरत सी जगह है, गांव है, और वहाँ पे ट्रक होटल था। तो मैंने नीचे देखा तो कुछ बच्चे थे, और वो बच्चे जो थे वो आपको पता है मुझे बहुत फैसिनेट करते हैं। तो मैं नीचे आया तो ये एक्चुअली एक स्कूल है, और स्कूल में जब मैंने देखा कि एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत आला है। बच्चे जो है उनके आज पेपर्स थे तो मैथमेटिक्स का जो उनका सेंस है वो बहुत अच्छा है, उनकी जो राइटिंग्स जो है वो बहुत ही अच्छी राइटिंग, मतलब मैं हैरान हो गया। और मुझे अपना बचपन याद आया कि किस तरह हम बचपन में पेपर्स पे वो जो फूल बूटे बनाया करते थे, तो वो नमूने भी यहाँ पे देखने को मिले। और मेरे साथ जो हैं वो बहुत ही काबिल एहतराम असातिज़ा है। बेसिकली इनकी मेहनत है, और मैंने इनसे पूछा कि क्या आप तख्ती लिखवाते हैं? कहते हैं नहीं, तख्ती भी नहीं लिखवाते, बस इनकी वो राइटिंग जो है वो इसकी को खास तवज्जो देते हैं। राइटिंग बहुत अच्छी है, मैथमेटिक्स का सेंस बहुत अच्छा है, और बहुत ही अच्छा स्कूल है। और ऊपर से आप अगर विजुअल तो क्या ही अच्छा विजुअल यहाँ से नज़र आते हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है। इस स्कूल का नाम क्या है? एजुकेशन इज़ पावर पब्लिक स्कूल। ओके, ये कब से है? ये तकरीबन इसका 1 साल हो गया। 1 साल हो गया। ये जो स्कूल है ये यहाँ पे जो बच्चे आते हैं ये आसपास ये गांव के बच्चे हैं? ये इस गांव के आसपास के। अच्छा, इनकी राइटिंग इतनी खूबसूरत कैसे? इसलिए हमने पहले तो राइटिंग बहुत स्लो था ना, हमने अलग अलग क्लास बनाए इसके लिए, राइटिंग के लिए अलग टाइम दिया है, अलग टीचर है वो कर रहा है अलग सारा कुछ। बहुत शाइनिंग बच्चे हैं आपके, मतलब लिटरली 7 क्लास के बच्चे हैं ना, ये भी राइटिंग की अलग कापी लिख रहा है, अब अलग लिख रहे हैं। बहुत बहुत कमाल है, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये बड़ा ही अच्छा एक स्कूल है। बच्चों से असातिज़ा से बात हो रही है। वकार साहब, इनसे बात करते हुए आपने क्या ये बात भी की है कि वो स्कूल के बच्चों को बताएंगे कि प्लास्टिक बैग्स माहौल और हयात के लिए किस कदर नुकसानदेह है? जी बिल्कुल, एग्जैक्टली हमारी बात हुई है यहाँ पे, असातिज़ा कराम से बात हुई है, और हमने उनको यही कहा है कि ये जो प्लास्टिक बैग्स हैं इसके खिलाफ जो है ये हमें एक कौमी मुहिम चलानी चाहिए। एक्सप्रेसो जिस तरह एक मुहिम चला रहा है, हमें कौमी सतह पे एक मुहिम चलानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इसको कंट्रोल करने के 2 ही तरीके हैं। एक तो हुकूमती सतह पे है, वो हम देखते हैं कि मुकम्मल नाकाम है। हर हुकूमत आती है और वो कहती है कि हम प्लास्टिक बैग जो है उस पर पाबंदी लगा रहे हैं, नहीं लगा पाते, उसकी जो भी वजूहात हैं। लेकिन एक दूसरा जो इसका एंगल है, एक दूसरी जो उसकी डायमेंशन है वो आवाम है, वो हम हैं, आप हैं। अगर हमें ये समझ आ जाए कि ये जो छोटे परिंदे हैं, जानवर हैं, आबी हयात है, इनकी मौत का सबब हम बन रहे हैं, और जब हम एक शॉपिंग बैग कम इस्तेमाल करते हैं तो हम कितनी ज़िंदगियों के ज़ामिन बनते हैं। तो इस हवाले से डेफिनेटली असातिज़ा कराम से भी बात हुई है। आप भी मतलब है कि बच्चों में ये जरा आगाही पैदा कीजिए ना कि जी इंशाल्लाह ये जो प्लास्टिक बैग है, बच्चों को बोलेंगे इंशाल्लाह कि ये प्लास्टिक जो बैग है ना ये ना लाया करें। आप बच्चों को ये बोलें कि जब आप घर से निकलते हैं और आपने कुछ चीज़ लेनी है तो आप अपने वो दूसरा थैला ले लें, जी और उस थैले के साथ जो है वो करें ना, हम इस तरह कपड़े का जो थैला है ना वो इस्तेमाल करें, कपड़े का, जी कपड़े का जो है वो इस्तेमाल करें। और हर जगह पे मेरा मतलब है कि शॉपिंग बैग जो है, प्लास्टिक बैग जो है वो दुनिया भर में 5 ट्रिलियन पर ईयर इस्तेमाल हो रहा है, 5 खरब। तो हमने इस कुरे अर्ज़ का क्या हालत कर दी है। ज़बरदस्त तरीके से आपकी आगाही मुहिम चला रहे हैं, जिस तरीके से ये आपने ये इनिशिएटिव लिया है कि स्कूल के बच्चों को समझाया है और असातिज़ा से बात की है, बड़ा ज़बरदस्त है। अच्छा, मुझे ये बताएं वकार साहब कि आज के दिन के अख्ताम पर कहाँ रुकना है, कौन सी मंजिल है आपकी, और क्या शाम तक आप अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे? जी, आज हम एक्चुअली बडग्राम से क्योंकि निकले हैं तो हमारा जो आगे क्याम है वो बिशाम में है, और हम बिशाम में रुकेंगे। और अब तक जो साइकिल का सफ़र है वो बहुत ही अच्छा। काकरम हाईवे पूरी दुनिया में आपको मालूम है कि बाईसाइकिलिस्ट में बहुत मशहूर है, वो इसी वाले से मशहूर है क्योंकि ये पूरा एक सकाफती, एक तारीखी अजायब घर है। ये बहुत खूबसूरत है और हर जगह पे आपको स्टोरीज़ मिलती हैं, कहानियाँ मिलती हैं। जिस तरह मैं यहाँ पे आया हूँ तो मुझे इतने अच्छे बच्चों के साथ मिलने का इत्तेफाक हुआ है, और बुनियादी तौर पे ट्रैवलर का काम यही है। कहा जाता है कि टूरिस्ट जो है वो अपनी जो मिजरीज हैं उससे एस्केप लेता है, ट्रैवलर जो है वो कोई एस्केप नहीं लेता, वो तो एग्जिस्टेंशियल एक्सपीरियंस करता है। तो यही ट्रैवलर में और एक टूरिस्ट में फ़र्क है। तो हम आप समझिए कि हम ट्रैवलर हैं और हमारा सफ़र जारी है, और ये खूबसूरत सुबह है, और हम यहाँ पर रुक के हमने कहा कि एक दफ़ा आपसे बातचीत कर ली जाए, अब नाज़रीन से बातचीत कर ली जाए, और उनको ये खूबसूरत स्टोरी बता दी जाए कि हमारे दूर अफ्तार इलाकों में भी कितने काबिल टीचर हैं और कितने अच्छे असातिज़ा।
नो डाउट वकार मलिक साहब, बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए, आपने सफ़र के बारे में बताने के लिए और ट्रैवलर और टूरिस्ट के बारे में जो आपने फ़र्क बताया है। हम देखते हैं कि और भी लोग हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं, जिसमें अबरार भी शामिल हैं, वो अपनी मोटरसाइकिल पर हैं, कामरान ऑन बाइक हैं, वो अपनी साइकिल पर हैं, पर आपका मुख्तलिफ जो एक कॉज के साथ ट्रैवल करना है, ये इसको मज़ीद बामायनी बनाता है। और हम आपको गुड लक कहेंगे, जल्द से जल्द आप अपनी मंजिल तक पहुँचे और उम्मीद करते हैं कि लोगों को भी इस आगाही मुहिम से कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर पहुँचेगा। बिल्कुल, हम जाएंगे ब्रेक पर। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में खुश आमदीद। स्क्वॉश, टेनिस, ताइक्वांडो, बैडमिंटन और किक बॉक्सिंग में रवां साल पाकिस्तानी टैलेंट पूरी दुनिया में छाया रहा है, मगर अब एक और दिलचस्प और मकबूल तरीन खेल है जो कि बुनियादी तौर पर अमेरिका में खेला जाता है। पाकिस्तान ने उसमें भी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करना शुरू कर दिया है। वो खेल है बेसबॉल का। जी हाँ, आपको बताएं कि बेसबॉल में भी पाकिस्तानी झंडे गाड़ रहे हैं और बड़ी खबर यह है कि रवां माह पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात में क्लासिक बेसबॉल चैंपियनशिप जीत ली है और मुत्तहिदा अरब अमारात के खिलाफ फैसला कुन जो मैच था उसमें फतह उन्होंने 1-12 से हासिल की है, अपने नाम किया और टूर्नामेंट में नाकाबिल शिकस्त रहे हैं। ये चैंपियनशिप बेसबॉल यूनाइटेड की ज़ेर एहतमाम थी। 7 से 10 नवंबर तक मुत्तहिदा अरब अमारात में मुनक़िद हुई, जिसमें 9 टीमें ने शिरकत की है, जिसमें फ़लस्तीन, मुत्तहिदा अरब अमारात, भारत, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, सऊदी अरब और नेपाल ने भी शिरकत की थी। पाकिस्तान ने फाइनल तक रसाई हासिल की और शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। जी हाँ, शानदार कारकर्दगी पर ही हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद हैं नदीम सज्जाद शाह साहब, फर्स्ट बेस कोच हैं जी बेसबॉल टीम के। इसके साथ साथ जनरल सेक्रेटरी सैयद फ़खर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों को खुशामदीद एक्सप्रेसों में, अस्सलाम वालेकुम और गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं आपसे बात करती हूँ नदीम साहब, एक जो फर्स्ट बेस जो कोच होता है उसकी ड्यूटीज़ बेसिकली क्या होती है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपको भी मुबारकबाद देना चाहूँगा और बाकी तमाम पाकिस्तानी कौम को भी कि हमने जाके वहाँ पे कामयाबी वहाँ पे हासिल की। और फर्स्ट बेस कोच की जो ड्यूटीज़ हैं उसमें ये शामिल होता है कि जब हमारी बारी आती है बैटिंग में फर्स्ट में या इनिंग्स के किसी भी हिस्से में, तो फर्स्ट बेस कोच की ड्यूटीज़ ये होती हैं कि उसने बैटर्स को आगे गाइड करना होता है कि आपने फर्स्ट बेस पे जाना है, रुकना है, या सेकंड बेस पे जाना है या थर्ड बेस पे। और अगर वो सेकंड बेस पे चला गया तो फिर उसको थर्ड बेस कोच जो होता है वो गाइड करता है आगे। और फर्स्ट बेस कोच की ड्यूटीज़ ये भी इसमें मौजूद हैं कि उसने पिचर को एरर को देखना होता है कि पिचर उसको प्लेयर को पिक ऑफ कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान ने जैसी कारकर्दगी दिखाई है, तवक्को की जा रही थी उनसे ऐसी कारकर्दगी दिखाने की? जी बिल्कुल, हमने बहुत ही मेहनत की हुई थी लड़कों पे, ख़ास तौर पे यूथ के जो बच्चे थे हमारे, उन पे हमने काफ़ी सारी मेहनत की, जिसकी वजह से वहाँ पे उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। हम यूथ की टीम को बच्चों को वहाँ पे लेके गए थे, उन्होंने सिलेक्ट किया हमें। बिल्कुल। ओके, फ़खर साहब से बात करते हैं। फ़खर साहब बताइएगा, ये यहाँ बेसबॉल की बात हो रही है, बहुत सी बेसिस अब पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने और टीमों ने अब अपनी बनानी शुरू कर दी है, क्योंकि आमतौर पर हमें दिखता था क्रिकेट में कामयाबी हासिल कर रहे हैं, स्क्वॉश जो एक रिवायती खेल हमारे पास हैं, उसके अलावा हॉकी हमारे पास थी, कभी कभी उसमें हमें कामयाबी हासिल हो जाती थी। लेकिन अब हमें दिखाई दे रहा है कि बहुत सी ऐसी जहतें हैं स्पोर्ट्स की जिसमें पहले तो पाकिस्तानी कहीं नजर नहीं आते थे, लेकिन अब आने का इरादा आप लोगों ने कैसे किया और ये कामयाबी अब समेटी है, इसके बारे में बताइए। असल चीज़ है, पाकिस्तान को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में जिस तरह दूसरे मुल्क बेसबॉल खेलते हैं, स्पोर्ट्स या फेडरेशनें दूसरी पार्टिसिपेट करती है, पाकिस्तान में वो पार्टिसिपेशन नहीं हो रही, पाकिस्तान की तरफ से वो पार्टिसिपेशन नहीं हो रही, जिसकी वजह से बकाया गेम पाकिस्तान में नजर नहीं आ रही। क्रिकेट को क्योंकि सोशल मीडिया और बकाया फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से बकाया गेम नजर नहीं आती। लेकिन बेसबॉल की मैं जो बात करूंगा, जो आप कर रहे हैं, इसका फायदा ये हुआ, हॉकी हो जाए, क्रिकेट हो जाए, बेसबॉल हो जाए, इन तीन में एक कॉमन चीज ये है कि ये स्टिक और या बैट और बॉल के साथ खेली जाती है, और पाकिस्तानी लोग जेनेटिकली इसमें बहुत अच्छे हैं। लेकिन बेसबॉल के अंदर सबसे बड़ा फायदा यह कि पाकिस्तान की आवाम तकरीबन 240 मिलियन के करीब है, और वो क्रिकेट के फैन लवर है, यूथ जो मोस्टली है, जिसकी वजह से उनका स्विंग और बैट को स्विंग करना और बॉल को थ्रो करना बहुत अच्छा होता है। हम लेकिन फेडरेशन ने हमने ये काम किया है, हमने यूथ को अंडर 12 में एशियन चैंपियनशिप के लिए ताइवान 2-3 बार गए हैं, अंडर 15 के लिए जापान और चाइना गए हुए हैं। अब जो हमारी टीम है उसमें 40% यूथ के बच्चों को फर्स्ट टाइम हमने मौका दिया इस इवेंट के
के अंदर सबसे प्यारी बात, जो हमारा पहला मैच बांग्लादेश के साथ, वो भी 20 साल का बच्चा है। फिर जो हमारा मैच इंडिया के साथ हुआ है, वो झंग का बच्चा है मोहिब, जिसकी उम्र अभी 18 साल की, 18 साल का अभी हुआ है। लेकिन उसको हमने, ये जो नदीम है, ये उसी इलाके से उस बच्चे को लेकर आए थे व्हेन ही वाज 11 इयर्स ओल्ड। तो आप ये देखें कि हमने हम पाकिस्तान को जीत के लिए जो लेकर गए, इसमें दो चीजें हैं। एक सीनियर बच्चे हैं जो 15 साल से हमारे साथ खेल रहे हैं, और एक जूनियर बच्चे हैं जिनको 6 से 7 साल हुआ है। उन दोनों को हमने ज्वाइन किया, और हमारे जो यूथ के नए बच्चे हैं, वो जो उनके मैकेनिक्स हैं, वो पाकिस्तान के जो एडल्ट बच्चे हमारे साथ खेल रहे थे उनसे बेहतर है, क्योंकि उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली, उन्होंने हॉकी नहीं खेली, उन्होंने सबसे पहले बेसबॉल को अडॉप्ट किया, और उनमें से आधे बच्चों का कॉन्टैक्ट होना शुरू हो गया है। मोहिब अभी 18 साल का हो, तो वापडा ने उसको सेलेक्ट किया है। तो मैं आवाम को ये कहना चाह रहा हूँ कि स्पोर्ट्स में बेसबॉल या इस तरह की सारी गेम्स खेलनी चाहिए। दुनिया की सबसे ज्यादा जो लीग है, जिस तरह MLB है, और फिर NB है, नेशनल बास्केटबॉल लीग है, NFL है दुनिया के अंदर, और बाकी सॉकर लीग है। सबसे ज्यादा पेड जो खिलाड़ी है वो बेसबॉल का है। अभी 700 मिलियन जापानीज खिलाड़ी है ओथानी, उसको मिला है मेजर लीग बेसबॉल। वो पाकिस्तान से भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हमारे लोग 25 साल से 30 साल के ऊपर जाके प्रोफेशनल बनते हैं। उन्होंने हमसे राब्ता करके कहा है कि आपका बच्चा जो 17 साल का होगा, पूरा डेवलप होगा, हम उसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। अच्छा, नदीम सजाद साहब, आपसे बात करूंगी कि जिस तरीके से ये जो हमने अरब क्लासिक टूर्नामेंट में इतनी शानदार परफॉर्मेंस देखी अपनी टीम की, और जिस तरीके से फ़खर साहब भी बात कर रहे थे, तो फ़खर साहब ने भी जिस तरह से पहले मैच का जिक्र किया, मुझे बताएं कि आपकी टीम का जो कंपटीशन सबसे टफ वाला मैच था, वो किस टीम के साथ आपने देखा? अच्छा, इसमें हमारे पास जो फर्स्ट मैच हमारा हुआ था वो UAE के साथ हुआ था, और क्योंकि UAE और श्रीलंका वहाँ पे जो टूर्नामेंट की टफेस्ट टीम थी, तो एक तो हमारा इसके साथ बहुत ज़्यादा क्लोज इनकाउंटर हुआ UAE के साथ, और इसके बाद दूसरा हमारा जो मैच था वो हुआ था श्रीलंका के साथ, उसको हमने 0-3 से हराया उसको। और ये दो टीमें थी जो बहुत ही ज़्यादा, मतलब है कि वहाँ पे टफेस्ट थी। बिल्कुल। और फ़खर साहब, आप बताइएगा, बेसबॉल का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं आप देख रहे हैं कि हम परफॉर्मेंस तो अपनी दिखा रहे हैं, आपने बताया कि बहुत से हाईली पेड खिलाड़ी भी मौजूद हैं, लेकिन क्या ये एक महंगा खेल है, और किस तरह से परस्यू कर सकते हैं अगर कुछ बच्चे अब बेसबॉल के मैदान में उतर रहे हैं या उतरना चाहते हैं? अच्छा, ये बड़े आपने बहुत ही प्यारा सवाल किया है, जिसकी वजह से लोग खेलने से पहले ही डर जाते हैं। ये गेम बड़ा महंगा है। ये बिल्कुल महंगा गेम नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। पाकिस्तान जो आपको मैं बिल्कुल ओपन बात करूंगा, इसकी वजह क्या है। पाकिस्तान में स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब है, या कोई लोग जिन्होंने बेसबॉल को इंक्लूड करना है, खेलता पंजाब है, तो मेरी रिक्वेस्ट है सीएम साहिबा से, पंजाब के अंदर नई DG स्पोर्ट्स आई हैं, खेलता पंजाब, उसके अंदर ओलंपिक गेम ही नहीं है, या दूसरी ओलंपिक गेम्स ही नहीं है। अगर आपने अमेरिका में लॉस एंजलिस के अंदर 2028 में ओलंपिक गेम्स हो रही हैं, अगर आपने पाकिस्तान को पार्टिसिपेट कराना है, तो हमने अभी से वो गेम्स को पिक करें जो ओलंपिक गेम है, उन फेडरेशनों और उन गेम्स को बच्चों को खिलाएं। अगर हमारे वो 10 से 15 गेमें पिक की हैं, उनके अंदर हमारा बच्चा एशिया में ही फेडरेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, आप वो खिलवा रहे हैं, तो मेन चीज क्या है कि पहली बात ये बहुत सस्ता गेम है। एक बैट लेना जो पूरी टीम ने यूज करना है, वो बैट पाकिस्तान में 3000 से लेकर 5000 से लोकल का आ जाता है। क्रिकेट का बैट जिस एक्सपेंसिव है वो 25,000 से 2-2 लाख तक के भी हैं, और एक बॉल से खेला जाता है। पाकिस्तान में वो 300 रुपए की है, और अगर प्रोफेशनल लेनी तो 2000 की है। वो एक गेंद कम से कम 3 महीने तक चल सकती है। तो क्रिकेट की बॉल तो एक मैच के बाद खराब हो जाती है, तो ये एक्सपेंसिव गेम नहीं है। जो पिचर अच्छे बॉल फेंकनी होती है, उसे एक बॉल चाहिए। जी अच्छा, तो फ़खर साहब, ये तो बिल्कुल ठीक है, आपने क्लियर कर दिया कि ये बिल्कुल एक्सपेंसिव गेम नहीं है। अगर हम पाकिस्तान फेडरेशन बेसबॉल की बात करें, तो उसके ज़ेरे तमाम गुज़िश्ता 15 सालों में कोई 10 चैंपियनशिप्स हैं जो जीती जा चुकी हैं अभी तक की। तो जो बेसबॉल फेडरेशन है, वो कितना ज़्यादा सपोर्ट करती है प्लेयर्स को? आप ये देखें कि मैं कुछ क्या बात कहूँ, इस इवेंट के ऊपर जो होस्ट ने 18 लोगों को कहा था कि हम होस्ट करेंगे, बकाया फेडरेशन अपने खिलाड़ियों का खर्चा खुद करे। सो वी मैनेज दैट टू, होटल वगैरह लेकर फेडरेशन ने किया। आप सिर्फ गूगल कर लें और हमारे फेडरेशन के बारे में देखें, ईयरली बेसिस पे हम इक्विपमेंट फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अभी जो लेटेस्ट डिस्ट्रीब्यूट किया है वो हमने सवाबी में किया है, उससे पहले जमरूद में किया, कि वहाँ पे बच्चों के पास टैलेंट भी है और वो खेलना भी चाहते हैं। खावशा अकेडमी जो
यार हुसैन स्वाबी में उधर जाके हमने बेसबॉल का इक्विपमेंट, कैचिंग का गियर वो दिया। गुजरांवाला में डीसी कॉलोनी में जाकर हमने वहां पर दिया। मुल्तान में गए हैं, वहां पे जमील कामरान साहब है, वहां पे डिस्ट्रीब्यूट किया है। हैदराबाद का जिक्र मैं करूंगा, कराची एक ऐसा हब है तो उसको उठना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कराची में हमें बेसबॉल के लिए फील्ड नहीं मिल रही, वो कोई देता भी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि क्रिकेट ने इतना डोमिनेट किया हुआ है कि पाकिस्तान बनने से पहले 1000 ग्राउंड थे, अभी अब मे बी 10,000 के करीब हो, और वो भी गवर्नमेंट भी उनको दे रही है, पीएचए भी दे रहा है। सो अगर हमें मिले काफी स्कोप दिखाई दे रहा है हमें इसका, और हम देख रहे हैं कि फेडरेशन भी इस पर बहुत काम कर रही है। तो नदीम, आप बताइएगा कि कोच की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में आपने बताया, हमारे खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अभी हमें खिलाड़ी से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप बताइएगा कि क्या जहन में होता है कोच के, बेसबॉल एक नई गेम है, यहाँ तो रूल्स के बारे में भी लोगों को नहीं पता है, तो आप सिखाते कैसे उनको? अच्छा, इसमें यह होता है कि सबसे पहले हमने अपनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये हमारी जमरूद के अंदर जो एकेडमीज़ बनी हुई है वहाँ पे हम काम कर रहे हैं। और रूल्स के बारे में ये होता है कि हम ज़्यादातर ये है कि यूट्यूब को वहाँ पे प्लेयर्स को बता देते हैं कि आप यहाँ से सीखें, और ख़ुद भी उनको फिर एक लेक्चर देते हैं मल्टीमीडिया पे, और साथ साथ जब प्रैक्टिस होती है तो रूल्स का भी साथ साथ बताया जाता है कि इस तरह से ये रूल्स हैं, किस तरह से ये आउट है, ये आपने डबल प्ले कैसे करना है, कैच आउट है, इसमें स्ट्राइक है, बॉल है, तो इसके बारे में इस तरह से हम उनको गाइड करते हैं। क्योंकि देखकर ज़्यादा सीखा जा सकता है। जी, देखकर ज़्यादा। अब जैसे देखेंगे क्रिकेट है, तो क्रिकेट अब जो गांव देहात में या जिधर भी खेली जाती है तो उसके रूल्स कोई किसी को नहीं बताता, वो देख देख के उसकी आ जाती है। हाँ जी, ऐसा ही है। अच्छा नदीम साहब, एक टीम में जिस तरह से आपने बताया कि आप फर्स्ट बेस कोच हैं, आपके अलावा दीगर कितने कोचेज होते हैं और सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग अलग होती हैं? जी, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं। और फर्स्ट बेस कोच होता है, इसमें थर्ड बेस कोच होता है, एक हेड कोच होते हैं, पिचिंग कोच हैं इसमें, और बेंच कोच हैं। और इनकी हर एक की ड्यूटीज़ जो हैं वो मैच के दौरान अलग अलग से होती हैं। हर अपने मैच को अपने तरीके से देखना होता है और अपनी ड्यूटीज़ के मुताबिक प्लेयर को गाइड करना होता है। बिल्कुल नदीम साहब, फ़खर साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बेसबॉल के मैदान में भी पाकिस्तानी अब अपना लोहा मनवाने लगे हैं, और हम आपको ये भी बताते चले कि हमारे एक खिलाड़ी हैं मोहम्मद हुसैन जिनका नाम है, उन्होंने MVP का एजाज़ हासिल किया है। MVP बेसिकली मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर को कहते हैं, जिस तरह से मैन ऑफ द सीरीज़ होता है क्रिकेट में, उस तरह से मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर हमारे कोशिश की उनसे रब्ता करने की, लेकिन बात नहीं हो पाई। यहाँ जाएंगे एक ब्रेक पर, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। आगाज़ में जिस तरीके से स्मॉग की बात की थी, मैंने आपसे कहा था कि हम तफसील में इस पर बात करेंगे। बस जो पंजाब की सूरत हाल है स्मॉग की वजह से इंतहाई ख़तरनाक हो गई है। लाहौर जो है वो दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की जो फहरिस्त है उसमें कभी टॉप पर आता, कभी दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पर, इससे नीचे नहीं जा रहा। बागों का जो शहर लाहौर है उसका एयर क्वालिटी इंडेक्स रात गए कुछ इलाकों में 1200 से भी ज़ायद रिकॉर्ड किया गया है, जो अब भी 500 से ज़्यादा बताया जा रहा है। हर घंटे में कुछ तब्दीली हो रही है। मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो 400 से तजावुज़ कर गया, और इस्लामाबाद का जो AQI है वो 161 रिकॉर्ड हुआ है, और पेशावर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 228 रिकॉर्ड हुआ है। और अगर बात करें वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की, तो उन्होंने लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो स्मॉग का मसला है कोई आज का नहीं है, हर वो इकदाम उठा रहे हैं जो उठा सकते थे, रातों रात स्मॉग को ठीक नहीं कर सकते। अफसोस है कि किसी ने इस संजीदा मसले पर पहले तवज्जो नहीं दी। अब चंद साल लगेंगे कि स्मॉग खत्म हो। हर वो मेजर्स ले रहे हैं, हर वो मेजर्स हम ले रहे हैं जो हम ले सकते हैं। और स्मॉग का एक मसला ऐसा है जो बहुत सालों से है, और ओवरनाइट उसकी कोई करेक्शन नहीं है। ओवरनाइट हम उसको ठीक नहीं कर सकते, लेकिन हम वो तमाम इक़दाम उठा रहे हैं जिससे आने वाले सालों में वो कम होगा और इंशाअल्लाह ताला ख़त्म होगा। मुझे अफसोस है कि उसको इस हद तक पहुंचा दिया गया क्योंकि कोई कंसर्न नहीं था इतने सीरियस इशू के ऊपर। और जैसे गाड़ियों का जो पुरानी गाड़ियां हैं, व्हीकल एमिशन है, इतना सब कुछ करने वाला है और हम सब कुछ कर रहे हैं। इसको थोड़े चंद साल लगेंगे लेकिन ये हो जाएगा। और इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ एक ऐसी गेस्ट मौजूद हैं जो गुज़िश्ता कई सालों से इस जानिब तवज्जो मबजूल करवाने की कोशिश कर रही हैं। माहिर माहौलियात हैं सारा हयात, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत शुक्रिया जी। सारा, सबसे पहले तो ये बताइएगा, बागों का शहर है लाहौर, तो लाहौर में इतने बाग होने के बावजूद भी स्मॉग पर तो कोई असर उसका नहीं होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या इतने दरख्त भी मौजूद हो शहर के अंदर?
जी नहीं, फ़र्क पड़ता है दरख्तों से ऑब्वियसली, क्योंकि दरख्त फ़िज़ा को साफ़ करने में मदद करते हैं। लेकिन अगर आप स्मॉग का हल दरख्त लगाने में ढूंढें तो वो एक बिल्कुल ही गलत आइडिया है। और स्मॉग को कंट्रोल करने के लिए हमें उतने दरख्त लगाने पड़ेंगे कि शहर में कोई जगह ही ना बचे। ठीक, तो यानी मिलियन ट्री मंसूबा यहाँ पर कामयाब नहीं हो सकता। नहीं। अच्छा सारा, पहले तो हम बात करें कि अगर पिछले कुछ सालों की, तो लाहौर ही सबसे ज़्यादा इसका शिकार होता था स्मॉग का। अब हमने देखा है पूरा मुल्क मुतासर हो रहा है, बिलखुसूस अगर पंजाब की बात करें तो पूरा पंजाब मुतासर होता हुआ दिखाई दे रहा है ये जो हालिया स्मॉग की लहर है उससे। तो पाकिस्तान में ये जो है एक और भी मिसकंसेप्शन थी कि जी स्मॉग की जो शिद्दत है इसकी सबसे बड़ी वजह भारत से जो हवाओं के साथ दाखिल हो रही है स्मॉग और हमारे पास आ रही है। इस पर अली भी डेली बात करें कि ऐसा नहीं है, तो ये हम खुद रिस्पॉन्सिबल है अपने माहौल को गंदा करने के लिए फिर? जी बिल्कुल, आई एम ग्लैड आपने कहा मिसकंसेप्शन का अल्फाज इस्तेमाल किया, क्योंकि वाकई ये हम दोनों मुल्कों में स्मॉग की प्रॉब्लम है। दिल्ली में भी उतनी ही खौफनाक है जितनी लाहौर में है, लेकिन दोनों ममालिक जो हैं अपनी स्मॉग के जिम्मेदार खुद हैं ज़्यादातर। कभी कभी ऐसा होता है कि हवा का रुख ऐसा हो जाए कि हमारे के लाहौर में दिल्ली की तरफ से या इंडिया की तरफ से स्मॉग या हवा आए तो उसके साथ उनकी भी आलूदगी आ जाती है। वरना हमारी अपनी वजूहात, हम अपने स्मॉग के हमारे अपने वजूहात हैं, जिसमें गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, ट्रकों से निकलने वाला धुआं, मनसूई इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं, फिर ये क्रॉप बर्निंग, फसलों को जलाना, उसके अलावा ये ब्रिक किल्न्स, भट्टे जो हैं उनसे, और कंस्ट्रक्शन से इतनी ज्यादा आलूदगी फैलती है। सड़कें बनाना, पुल बनाना, स्पेशली जब आप उनको सर्दियों के मौसम में करें। बिल्कुल, तो सारा एक हल तो ये हो सकता है, क्योंकि हम बार बार बात कर रहे हैं, बार बार आगाह कर रहे हैं अपनी ऑडियंस को भी कि 80% जो है वो ट्रांसपोर्ट की वजह से। तो लेट्स गेट टू द पॉइंट, सबसे पहले ट्रांसपोर्ट को ही ठीक किया जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर तो हम जा सकते हैं लेकिन सब के सब अफोर्ड नहीं करते हैं। लेकिन अगर 2 महीने के लिए ये गाड़ियां बंद हो जाएं तो क्या ये ज़्यादा बेहतर नहीं है? जो लॉकडाउन किया जा रहा है, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ बंद की जा रही हैं, फिर हम देख रहे हैं कि अब ये बात हो रही है कि भाई शादियां भी ना करें। ये तो उनके बड़े पर्सनल मसाइल हैं, शादियां कैसे नहीं हो सकती इस दौरान? नहीं बिल्कुल, आपने सही कहा कि इसके जो हल हैं वो इस वक्त बड़ी ड्रास्टिकली कोई मेजर्स जो है उनकी बात हो रही है। लेकिन 2 महीने के लिए भी गाड़ियां बंद करना, तो शहर में, जिस शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम सही ना हो, और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी जो है वो लोग कह देते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हो, लेकिन वो भी फिर ग्रीन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जिसे कहते हैं, जिसमें पेट्रोल और डीजल ना डले, जो हमारे पास उसकी सहूलत ही नहीं है। और पर ये एक बात जरूर है कि हम गाड़ियों का रुझान जो है वो कम कर सकते हैं कि, और ये भी कर सकते हैं कि दिन के मुख्तलिफ वक्तों में गाड़ियां जो हैं वो लेट से गुलबर्ग में 8, लाहौर में गुलबर्ग के हिस्से में शाम को 4 बजे से 6 बजे गाड़ी नहीं जा सकती, या माल रोड पे 10 बजे से 12 बजे गाड़ी नहीं जा सकती, या पूरे लाहौर में, या पूरे लाहौर में रात को 10 बजे से सुबह 10 बजे तक ट्रक ना आए। इन छोटी छोटी इकदामात से भी बहुत फर्क पड़ेगा। अच्छा, और सारा इसके साथ साथ आर्टिफिशियल रेन का जो है वो प्लान तैयार किया जा रहा था और अभी तक तैयारी किया जा रहा है, तो आर्टिफिशियल रेन स्मॉग के खात्मे के लिए जो है कितनी ज़्यादा कारआमद साबित हो सकती है? ये मनसूई बारिश या आर्टिफिशियल रेन जो है ये हुकूमत ने पिछले साल भी की थी, 16 दिसंबर को की थी बल्कि। उसका तरीका ये था कि वो एक तो पहले पिछले साल तो ये बहुत ही मतलब नया एक वो था, तजुर्बा था, तो वो कोई बिल्कुल ही कामयाब नहीं हुई, बल्कि उसके मनसूई बारिश जिस दिन कराई उसके कोई 1-2 दिन बाद वैसे ही पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर हो गई, और उस दिन कम स्मॉग थी एज कंपेयर टू जिस दिन मनसूई बारिश की। लेकिन पब्लिक हॉलीडे के वक्त क्योंकि गाड़ियां नहीं चल रही थी, लेकिन ये है कि मनसूई बारिश से अगर वो करते हैं तो एक तो ये बहुत एक्सपेंसिव इकदामात है, दूसरा ये शहर के कुछ हिस्सों में होगी, ये नहीं होगा कि पूरे लाहौर में या पूरे मुल्तान में या पूरे पंजाब में बारिश हो जाए, और तीसरा ये कि बारिश हो भी गई तो वो कुछ घंटों के लिए उसके असरात नजर आएंगे, लेकिन फिर दोबारा मामूल उधर ही पहुंच जाएगा। और बारिश के साथ साथ हवा का होना
होना भी ज़रूरी है कि बारिश हो जाए और उसके बाद आलूदगी जो है हवा में, जो पार्टिकल्स हैं जो वो फिर हवा चले और वो दूसरी तरफ को जाए। अच्छा सारा, जो पानी का छिड़काव है, अगर इनफरादी तौर पर लोग अपने घरों के इर्द गिर्द करना शुरू कर दें तो उनके घरों के इर्द गिर्द की हवा में थोड़ी सी बेहतरी आएगी या नहीं आ सकती है? देखिए, स्मॉग का इससे कोई ताल्लुक नहीं होगा। वो सिर्फ ये है कि बिल्कुल अगर आपके इर्द गिर्द कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है आपके जहां आप रहते हैं उसके इर्द गिर्द, तो जो हवा में गंद है वो बैठ जाएगा अगर आप पानी का छिड़काव करेंगे। लेकिन जो एक्चुअल पोल्यूशन या आलूदगी वाले जो सब्सटेंसेस हैं हवा में, फिजा में, वो पानी से नहीं जाएंगे। और अगर कोई आधा घंटा घंटे के लिए बेहतर हो भी गया तो वो बात वही वहां पहुंच जाएगी दोबारा। तो सारा व्हाट वी कैन डू इसके लिए, जिस तरीके से अभी जो हुकूमत की जानिब से इकदाम उठाए जा रहे हैं, मार्केट्स की टाइमिंग्स जो है वो 8 बजे तक की कर दी गई हैं, स्कूल्स को और तालीमी इदारों को बंद किया गया है, आपको लगता है कि ये राइट डायरेक्शन में हमारे ये स्टेप्स हैं? और इसके अलावा लॉन्गर रन में क्या किया जा सकता है? कितनी ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत है? क्योंकि ये तो सिर्फ हम 1 महीना या 2 महीने के लिए करते हैं और उसके बाद फिर जब फोग आ जाती है और स्मॉग को हम भूल जाते हैं बिल्कुल ही, और उसके ऊपर कोई काम नहीं होता। जी बिल्कुल, आई थिंक आप बिल्कुल सही एप्टली बात कर रहे हैं। इसके तरीका शॉर्ट टर्म में तो जो अभी हुकूमत कर रही है वो आई थिंक ड्रास्टिकली ज़रूरी है। बच्चों को इस तरह की स्मॉग में स्कूल भेजना, क्योंकि बच्चे और बूढ़े जो हैं वो ज़्यादा मुतासर होते हैं क्योंकि उनके फेफड़े इतने डेवलप नहीं होते। तो स्कूल बंद करना ज़रूरी है। स्कूल बंद करने से ऑब्वियसली सड़कों पर गाड़ियाँ कम हो जाती हैं, उससे भी अफेक्ट होता है। हालांकि इस बार लाहौर में कोई ऐसा इफेक्ट नज़र आ नहीं रहा। बिल्कुल। लेकिन लॉन्ग टर्म इसका जो हल है वो यही है कि एक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की तरफ जाएं, ग्रीन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जाएं जिनको आप या सब्सिडाइज करें या उनका कोई पाकिस्तान में बनाएं, उनकी कीमतें कम करें। फिर आप जो है पुरानी गाड़ियां होना चाहिए। साइकिल्स बहुत सारे शहरों में, यूरोप हमें दिखाई देता है वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस ऑन अर्थ, और वहाँ पर बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहाँ पर लोग साइकिलों पर अपने ऑफिसेज जाते हैं और उसकी वजह से उनकी फ़ज़ा बिल्कुल साफ शफाफ नज़र आती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, साइकिल होनी चाहिए, साइकिल के साथ साथ इलेक्ट्रिक रिक्शे होने चाहिए, इलेक्ट्रिक बाइक्स होनी चाहिए। फिर उसके अलावा जो है आपको कंस्ट्रक्शन सर्दियों के मौसम में बिल्कुल नहीं करनी चाहिए क्योंकि तब हवा जो है वो ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है। जो इंडस्ट्री है हमारी उस पर फिल्टर लगें ताकि उधर से जो धुआं निकलता है वो फिल्टर्ड धुआं निकले। भट्टे जो हैं उनको कंट्रोल करना या उनको मैं बंद करना नहीं कहना चाहती क्योंकि वो रोजगारी उनसे कनेक्टेड है, लेकिन उन पे फिल्टर लगाएं, उनको जिगजैग टेक्नोलॉजी की तरफ लेके जाएं, उनको शहरों से दूर करें, आबादी से दूर करें। क्रॉप बर्निंग का सोल्यूशन है, वो क्रॉप सीडर एक मशीन है, चाइना हमें प्रोवाइड भी करती है, लेकिन वो जो एक छोटे आम फार्मर के लिए वो अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। तो हुकूमत को चाहिए कि कोई तौर तरीका निकालें कि वो फार्मर्स को वो प्रोवाइड करें, चाहे रोटेशनरी बेसिस पे और या सब्सिडाइज करके। सारा तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने तमाम तर जो पहलू हैं उस पर रोशनी डाली है और आपने बताया कि क्या तदारुक हो सकता है, क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं जो इससे हासिल की जा सकती हैं आने वाले सालों में। ये सारा की गुफ्तगू आपने सुनी, आप भी अमल दरामद जरूर कीजिएगा। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। और अब बात करेंगे ऐसे खेल की जिसके बारे में ड्राइवर हजरात काफी एक्साइटेड होते हैं, हमेशा इसके बारे में बात करते दिखाई देते हैं। जी हाँ, जीप रैली की बात हो रही है। आपने काफी सुन रखा होगा, आप में से कुछ लोगों ने इस जीप रैली को खुद से देखा भी होगा। ये पाकिस्तान के उन चंद इवेंट्स में से एक है जो ना सिर्फ पाकिस्तान में मौजूद बल्कि बैरून मुल्क में मौजूद कार रेसिंग के शौकीन लोगों के लिए भी बहुत ही पुरकशिश है। और गुज़िश्ता दिनों में नवी थल डेजर्ट जीप रैली का इनेकाद किया गया जिसमें इस बार आसिफ फजल चौधरी ने मैदान मार लिया है। आसिफ फजल चौधरी ने मुकर्ररा फासला 30 किलोमीटर 18 मिनट 3 सेकंड में तय किया और शदीद स्मोक के बायस प्रीपेड कैटेगरी की रेस 4 घंटे 40 मिनट की ताखीर से शुरू हुई थी, जबकि ट्रैक को भी 200 किलोमीटर से कम करके 30 किलोमीटर कर दिया गया था। थल जीप रैली के आखिरी रोज प्रीपेड कैटेगरी के फाइनल राउंड में मारूफ रेसर आसिफ फजल चौधरी ने मारूफ ड्राइवर
जो है नादिर मगजी साहब, और उनके बाद साहबजादा सुल्तान को पीछे छोड़ दिया और फजल चौधरी ने 18 मिनट 3 सेकंड के साथ ये मैदान मारा है। जी हाँ, फाइनल राउंड में फैसल सादिक खेल 18 मिनट 12 सेकंड्स के साथ दूसरे नंबर पर, साहिबजादा सुल्तान 18 मिनट 16 सेकंड के साथ तीसरे नंबर पर आए। इस पर मजीद बात कर लेते हैं जीप रैली में इतनी शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले चैंपियन रेसर आसिफ महमूद से। अस्सलाम वालेकुम आसिफ, सबसे पहले तो सुबह खैर, वेलकम टू एक्सप्रेसो, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग जी। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप ठीक है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये इतनी बड़ी जीत आपको जनाब उम्मीद थी? आप इतने नामी गिरामी जो ड्राइवर्स हैं उनको हरा दिया आपने? जी मैं समझता हूँ कि हमेशा हमारा जो टारगेट होता है वो किसी को हराना नहीं होता, जो बेस्ट रेसेस हैं उनसे जीतना होता है, और ये सिलसिला जो है ये चलता रहता है। हर रेस में एक कंपटीशन होता है, हर कोई अपनी पूरी प्रिपरेशन के साथ आता है, और हर किसी की कोशिश होती है कि वो अपनी अच्छी से अच्छी कारकर्दगी दिखाए। और मैं और मेरे को ड्राइवर सईद टिवाना एज ए टीम हमने इस रेस में पार्टिसिपेट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें फतह से नसीब किया। अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, और आपको मुबारक भी हो फतह। आसिफ ये बताइएगा, बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है ये जो आपकी जीप्स होती हैं इस रैली में जो आप इस्तेमाल करते हैं, तो आप इसकी तैयारी कैसे करते हैं, कैसे लोकेशंस करवाते हैं, इसको कैसे मजीद बेहतर और मजीद तेज बनाते हैं? देखिए जी, इसमें 8 कैटेगरीज होती हैं किसी भी रेस में, और वो कैटेगरीज जो है वो डिफाइन होती हैं गाड़ियों की सीसी के अकॉर्डिंगली, प्लस उनके प्रेपरेशन जो लेवल है उसके ऊपर। जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने सी कैटेगरी से स्टार्ट किया था बैक इन 2015, एंड वो स्टॉक कैटेगरी थी, उसके अंदर जो है वो कोई ज्यादा मॉडिफिकेशंस की इजाजत नहीं थी। फिर उसके बाद मैंने सी प्रिपेयर्ड में मूव किया, एंड फिर उसके बाद ए स्टॉक जो कि हाईएस्ट कैटेगरी है विद लोअर मॉडिफिकेशंस, फिर ए प्रिपेयर्ड जो कि हाईएस्ट कैटेगरी है विद ऑल द मॉडिफिकेशंस। तो मैंने जब सी स्टॉक में स्टार्ट किया था तो मैं आई वाज टोटली न्यू, आई बिलोंग फ्रॉम इस्लामाबाद, तो यहाँ पे इतना ऑफ रोडिंग या रेसिंग का इतना ज्यादा नहीं है कॉन्सेप्ट, ना कोई यहाँ पे कोई डेजर्ट्स भी नहीं है और कोई और इस तरीके की प्रैक्टिस की जगह भी नहीं है। तो मैंने एक इनिशिएटिव लिया, मैं खुद यहाँ से ऑल द वे मैं चोलिस्तान गया, मैंने वहां पे जाके पार्टिसिपेट किया, और अल्लाह के फजल से फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन माय वेरी फर्स्ट रेस आई स्वेट फर्स्ट एट इट। तो वहां से एक मोटिवेशन पैदा हुई आगे चलते, and in 2018 I was in the topmost category, and I ended up having my own team, एक पूरी मैकेनिकल टीम स्टाफ, एंड एक छोटा सा मैंने अपनी गाड़ी पे काम करने के लिए अलग से एक गैराज बनाया हुआ है, तो वहाँ भी गाड़ियाँ प्रिपेयर होती हैं और हम रेस में हिस्सा लेते हैं। ठीक है। अच्छा आसिफ, ये बताएं कि जिस तरह से आपने बताया कि इस्लामाबाद से हैं आप और यहाँ पर डेजर्ट वगैरह जो है वो भी नहीं अवेलेबल था उस टाइम में जब आपने स्टार्ट किया, तो अब इस रेस की स्पेसिफिकली आपने तैयारी कैसे की थी? क्या ये जो रैली है इससे कबल ड्राइवर्स को यहाँ ट्रेनिंग के लिए भी अलाउ किया जाता है? जी बेसिकली ये जो थल कि ये 9th रेस थी और ये बैक इन 2016 स्टार्ट हुई थी, तो I've been participating in it since 2016. 2019 में भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये थल रैली जीती भी है, एंड ये प्रायर टू द रेस आपको ट्रैक जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है ऑन अ डिवाइस, आईपैड के ऊपर आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, और उसके बाद आपके पास 2 से 3 दिन होते हैं प्रैक्टिस के। तो हम जैसे इस्लामाबाद से जाते हैं तो हमारे पास वही 2 से 3 दिन होते हैं उस ट्रैक को स्टडी करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, एंड देन इट्स द रेस। अच्छा, तो पर्टिकुलरली आपने बहुत सी कैटेगरीज का नाम लिया, और पर्टिकुलरली किस कैटेगरी में आप समझते हैं कि आप बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं? प्रीपेड कैटेगरी में हमने देखा इस इवेंट में भी 4 घंटे और 40 मिनट की ताख़ीर का वो शिकार हुई थी स्मॉग की वजह से, तो आपको लगा कि कोई अपॉर्चुनिटी पे आपने बैंक भी किया? क्योंकि नादिर मगजी साहब और जो साहबजादा सुल्तान साहब हैं उन दोनों को हराना काफ़ी एक बड़ी अचीवमेंट है। नहीं जी, मैं सबसे पहले तो अल्लाह पाक की ज़ात का शुक्रगुजार हूँ, और ये कंपटीशन हमेशा पिछली रेसेस में भी
काफी टाइट ये चलता रहता है हमारे। और भी बहुत अच्छे रेसेस हैं। फैसल शादी खेल जिन्होंने पिछली झल जीती, उससे पहले जो पिछली चोलिस्तान हुई वो उन्होंने जीती। तो ये कंपटीशन जो है ये बड़ा हेल्दी और बड़ा जो है ये टाइट कंपटीशन चलता रहता है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2020 में झल मक्सी रेस भी विन की है अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसा कि मैंने कहा कि हमेशा टारगेट ये होता है कि जो अच्छे रेसेस जो हमारे पुराने रेसेस हैं उनसे आप सबकत हासिल करें। बिल्कुल, तो वो एक बेंचमार्क होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह के करम से ये पॉसिबल है। जबरदस्त। अच्छा आसिफ, अभी तो आप बहुत सारे लोगों के आप खुद भी आइडियल है, आपका आइडियल कौन है? कोई एक रोल मॉडल होता है जिसको देखकर इंसान इस चीज़ की तरफ, उस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो आपका रोल मॉडल कौन है? इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल इवेंट्स हैं ऐसे जिनमें पार्टिसिपेट करने की आपको ख्वाहिश हो? जी, सबसे पहले तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट रेस, बल्कि फ्रॉम सिंस मैंने अभी रेस स्टार्ट भी नहीं की थी, तो जो एक नाम सुनने को मिलता था वो मीर नादिर मक्सी साहब का नाम था। एंड वी हैव ऑलवेज बीन आइडलाइजिंग हिम। ही इज अ लेजेंड फ्रॉम दिस ऑफ रोड रेसिंग, और हम सारे उनको फॉलो भी करते हैं, वो हमें गाइड भी करते हैं। ही इज आवर मेंटोर, और वो एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है हमारे लिए भी, और बहुत सारे रेसेस जो आने वाले हैं और जो इस टाइम रेसिंग कर रहे हैं उनके लिए। एंड इसके अलावा जो इंटरनेशनल इवेंट की आपने बात की, इंटरनेशनली डेकार इज द बिगेस्ट ऑफ रोड रेसिंग इवेंट। तो बल्कि पिछले साल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम पाकिस्तान से फैसल शादी खेल ने वहाँ पर रिप्रेजेंट किया था एज अ ऑब्जर्वर। तो आगे हम लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं कि आगे अपनी टीम या ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हम लोग उसके लिए प्रिपेयर करें और उसमें पार्टिसिपेट करें इंशाल्लाह। पाकिस्तान अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की मोटर स्पोर्ट्स फेडरेशन भी अब रजिस्टर हो चुकी है, वो एक्टिव है, और उसी फोरम से हमारा प्लान है आगे इंशाल्लाह किसी इंटरनेशनल इवेंट में पार्टिसिपेट करने का। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हम देख रहे हैं कि आप ही नहीं बल्कि आप लोगों की वजह से जो ये इवेंट्स मुनक्किद हो रहे हैं, इसमें सबकत ले जा रहे हैं, इसकी वजह से रुझान पाकिस्तान में तेज़ी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके साथ साथ आपने जो भी बात की, मीर नादिर मगजी साहब का नाम लिया, आप जैसे जो खिलाड़ी हैं जब ये सामने आते हैं मंजर आम पर और अपने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के नाम लेते हैं, तो ये तरवीज तो होती ही है, लेकिन एक अच्छा मैसेज भी जाता है, क्योंकि अमूमन लोग बाहर के खिलाड़ियों का नाम ले लेते हैं। हमें अपने लोगों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ब्रेक के बाद हाजिर हूँ। बैक टू एक्सप्रेसो जी, जरा क्रिकेट की बात कर लेते हैं। जो तस्करा आजकल छिड़ा हुआ है कि भारतीय टीम पाकिस्तान क्यों नहीं आएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से तहरीरी जवाब मांग लिया है। पीसीबी ने सरबराह आईसीसी को खत में कुछ चंद अहम सवालात के जवाब मांगे, और जराए ये बता रहे हैं कि पीसीबी ने आईसीसी से पूछा है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें कब ये इतला दी कि भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान में होने वाली जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसमें शिरकत नहीं कर पाएगी। और जराए ये भी बता रहे हैं कि पीसीबी ने ये सवाल भी किया है कि क्या भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को अपने इनकार से तहरीरी तौर पर आगाह किया है। पीसीबी ने अगला सवाल ये किया है कि जी अगर भारत ने तहरीरी तौर पर पाकिस्तान आने से माजरत की है तो उसकी वजूहात क्या बयान की गई हैं। जरा ये भी कह रहे हैं कि पीसीबी ने आईसीसी से भारतीय क्रिकेट बोर्ड की पाकिस्तान आने से तहरीरी माजरत की कॉपी भी तलब कर ली है, ताकि जो रीजंस हैं उनका जायजा लिया जा सके जिनकी बुनियाद पर ये इतना बड़ा डिसीजन जो है वो लिया गया। बिल्कुल, और एक सनद भी हो आपके पास कि आपने पूरी कोशिश की ये टूर्नामेंट ठीक तरीके से मुनक्किद करवाने की, जबकि दूसरी टीम की जानिब से एक मुनासिब जवाब नहीं दिया गया। दूसरी जानिब भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने के लिए नया प्रोपेगेंडा भी शुरू कर दिया है। भारतीय मीडिया ये दावा कर रहा है कि अगर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत खेलने पर राजी नहीं होता तो उसके इनकार पर पाकिस्तान से इस टूर्नामेंट की मेज़बानी छीनी भी जा सकती है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स तजज़ियाकार सलीम खालिक साहब। सलीम साहब, कैसे ठीक हैं? बिल्कुल, आप बताएं। स्मॉग कम हुई, स्मॉग बल्कि कम हुई आपके यहाँ? बिल्कुल ठीक ठाक है, हम लोग भी चल रही है साथ साथ। लेकिन इस वक्त जो क्रिकेट के मामलात है वो ठीक ठाक नहीं है। आप देख रहे हैं कि भारत तो हरदर्मी भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से बिल्कुल मुसलसल जारी है, और अब जबकि पाकिस्तान ये कह रहा है कि अगर आप इनकार कर रहे हैं तो कुछ लिख कर ही दे दें, तहरीरी तौर पर ही दे दें, उससे भी इनकारी है। बल्कि मीडिया की तरफ से जवाब आ रहे हैं कि अगर नहीं कराएंगे तो हम यह मेज़बानी छीन लेंगे। कैसे देखते हैं आप इसको? जिस तरह आप लोग देख रहे हैं स्मॉग को कि कहा जा रहा है कि भारत की तरफ से आता है और ये असर होता है, इस तरह क्रिकेट पे भी एक स्मॉग सी आ गई है, और ये भी इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से हुआ है। इंडिया की तरफ से चैंपियंस ट्रॉफी को उन्होंने एक तरह से बिल्कुल
कहाँ ये हो रहा था कि 2 दिन पहले शेड्यूल जारी होना था, 100 डेज काउंटडाउन शुरू होना था लाहौर में, और कहाँ अब ये है कि भाई शायद हो ही ना इवेंट, शायद साउथ अफ्रीका चले जाए, शायद ऐसा हो जाए, शायद वैसा हो जाए। ये सब इंडिया की वजह से है, क्योंकि कोई उनके पास अब जवाब ही नहीं था कि जिसके ऊपर मना किया जाए। सारी टीमें खेल रही है, लेकिन क्योंकि उन्हें पाकिस्तानी रंग में बंद डालना था, पाकिस्तानी खुश हो गए, तो उन्होंने इस तरह का ये कर दिया। तो पीसीबी ने बिल्कुल लेटर लिखा, और जो आपने तफसीलात बताई वही है। ये मैंने ही खबर दी थी, मैंने लेटर की कुछ चीजें मुझे पता चली थी क्या लिखा हुआ है। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात भी है कि अगर इंडिया की बात मान ली आईसीसी ने हाइब्रिड मॉडल पे, और तो फिर पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया के खिलाफ कोई मैच नहीं खेले। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक चीज है। देखिए, एक तजवीज ये भी आई है कि जी ऐसा करें, आपके दोनों के ग्रुप्स अलग कर दें ताकि कोई मैच ही ना हो, तो सेमीफाइनल फाइनल हो तो देखा जाए। लेकिन आईसीसी सारा पैसा कमाते ही पाकिस्तान इंडिया मैच। अभी हम लोगों को इस तरह से एक तासुर दिया जा रहा है कि भाई आपकी वैल्यू नहीं है, इंडिया की वैल्यू है, क्योंकि सारा क्रिकेट में पैसा इंडिया की तरफ से आता है। ऐसा नहीं है। अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच आप हटा दें तो देखते हैं ब्रॉडकास्ट राइट कितने के बिकते हैं। अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच हटा दें तो देखते हैं कि स्पॉन्सरशिप कितने की आती है। मिनट के करोड़ों लाखों ये रुपए चल रहे होते, करोड़ों बल्कि चल रहे होते हैं जब ये पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है टेलीविजन पे और इधर उधर। तो वो सारी रौनकें इंडिया पाकिस्तान मैच की हैं, तो हमें पाकिस्तान को ये डराने की कोशिश ना की जाए कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, क्योंकि जितना नुकसान पाकिस्तान का होगा बाकी सबका भी होगा। आइंदा अगर पाकिस्तान खेले ही नहीं इंडिया के साथ, या इस इवेंट में ना हिस्सा ले, तो सबको नुकसान होगा। तो इस वक्त करना ये चाहिए कि इस मामले को हल करें, हल ढूंढे जाए, बजाय डराने के साउथ अफ्रीका ले जाएंगे, 50 मिलियन का नुकसान हो जाएगा पाकिस्तान को। हल ढूंढेंगे, मसले का हल क्या है, क्योंकि पाकिस्तान हक पर है। देखिए, जो लेटर लिखे जाते हैं उनमें लैंग्वेज का बड़ा ख्याल रखा जाता है, क्योंकि अगर आप बाद में वो आपके खिलाफ कोर्ट में भी यूज हो सकती है। अगर आप खुद भी कोर्ट जाए तो कहा जा सकता है कि आपने ऐसा कहा था, तो मिल जाती है पीछे जैसे इंडियन कोर्ट कर रहा है। खुद सामने नहीं आ रहे। बिल्कुल इनकी हरदर्मी तो सलीम खालिक साहब वो सामने आ रही, उसी तरीके से ही आ रही है। वो तो अपने ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप में भी मसले खड़े कर रहे हैं, वो भी टीम नहीं भेजना चाह रहे। ये सारे मामला हम इंडिया के शुरू से देखते आ रहे हैं। फिलहाल ये जिस तरीके से तहरीरी जवाब तलब किया है पीसीबी ने, इस पर आप क्या कहेंगे, जो पाकिस्तान ने इतना फर्म स्टांस अपनाया है, और आगे के लिए भी कहा जा रहा है कि जो हिदायत हैं वो गवर्नमेंट से फिर ली जाएंगी, पहले कानूनी तौर पर मशवरा भी किया जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। उस लेटर का जब आईसीसी की तरफ से जवाब आएगा, उसके बाद पीसीबी अपने वकला को दिखाएगा कि भाई ये जवाब आया। फिर गवर्नमेंट से पूछा जाएगा कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें चैंपियंस ट्रॉफी में अगर हाइब्रिड मॉडल के तहत होती है तो हिस्सा लेना चाहिए, क्या हमें दूसरे मुल्क में जाकर खेलना चाहिए। लेकिन बहुत ऑकवर्ड लगेगा कि पाकिस्तान होस्ट है और कुछ मैचेस खेलने के लिए वो दुबई जा रहा है या कहीं और जा रहा है। तो ये सलीम साहब, आप क्या देख रहे हैं इस वक्त? तो पीसीबी जो है जो भी फैसले कर रहा है, अब वो उनके हक में जाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। आप देख रहे हैं सीरीज भी जीती उन्होंने, टेस्ट सीरीज भी जीती, फिर वनडे सीरीज भी जीती, और अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो स्टांस लिया जा रहा है वो काबिल सिताइश है, क्योंकि आप तहरीरी तौर पर उनसे जो जवाब तलब कर रहे हैं उससे कम अज़ कम ये तो हो जाएगा कि हमने अपनी पूरी कोशिश की है क्रिकेट की बहाली में, उसकी तरवीज में, और उसको दुनिया में उसी तरह से मकबूल खेल बनाने में। पर आप पाकिस्तान और इंडिया के मैच में जो है वो खलल डाल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और पीसीबी की जो मैनेजमेंट है, मोहसिन नकवी या दूसरे लोग जो है, पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई तगड़ा होकर आया है। वरना एशिया कप में हम लोग इंडिया के पीछे भाग रहे थे कि भाई हाइब्रिड मॉडल के तहत खेल लो, और जिस तरह से उनको बनाया गया था मुझे पता है, लेकिन ज़ाहिर हर बात बताने की नहीं होती। अब जो है मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब वो उल्टा चल रहा है मामला कि पाकिस्तान तगड़ा होकर आया है और उसने कहा है कि जी हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है वो मेन है, पैसा वगैरह हम लोग नहीं देख रहे जाके। तो देखिए, पाकिस्तान का बहुत कुछ स्टेक पे लगा है, 13 अरब रुपए स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन पे लगाए गए हैं पाकिस्तान के, और वैसे भी बहुत कुछ है। तो ये सब कुछ इसीलिए किया था कि एक अच्छा टूर्नामेंट हो, लेकिन अब इस तरह से इसको खराब करने में तुला हुआ है। अगला स्टेप मुझे लग रहा है कि शायद कोई लीगल नोटिस पाकिस्तान भेजे। चलिए देखते हैं, लेट्स सी कि क्या होता है, लीगल नोटिस जाता है या नहीं जाता। लेटर तो चला गया। बहुत शुक्रिया सलीम खालिक साहब, जो करंट सिचुएशन चल रही है, जो खत लिखा है उस पर हमने आपसे आपका तज्जिया और तबसरा लिया है ना। फिल्म और टीवी के जो हमारे लेजेंडरी अदाकार हैं मोहम्मद कवी खान, उनकी आज बर्थडे है, उनकी सालगिरह भी मना लेते हैं। मोहम्मद कवी खान 13 नवंबर 1942 को पेशावर में पैदा हुए थे, और उन्होंने कम उम्री में ही रेडियो पाकिस्तान से अपने फ़नी सफ़र का आगाज़ किया था। 1964 में पाकिस्तान टेलीविज़न का आगाज़ हुआ, तो पहले ड्रामे में ही
नहीं, उन्होंने चाइल्ड स्टार के तौर पर काम किया था। ये एजाज़ भी उन्हीं को हासिल है। और कवी खान को ये एजाज़ हासिल हुआ। उन्होंने अपनी जानदार अदाकारी से बहुत जल्द इंडस्ट्री में अपना नाम और मकाम बना लिया। उन्होंने लातादाद ड्रामों में मुख्तलिफ किरदार अदा किए और खूब निभाए भी। उनके मारूफ ड्रामों में अंधेरा उजाला, फिशार, लाहौर गेट, मुट्ठी भर, मिट्टी मिट्टी और दीगर शामिल हैं। कवी खान ने 200 से ज़ायद फिल्मों में भी काम किया और शानदार अदाकारी से अपना ख़ास मकाम बनाया। सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी उन्हें नवाजा गया। हमारी जानिब से हम छोटा सा ये ट्रिब्यूट उनको पेश किया। उनकी बर्थडे पे हमने उन्हें याद किया, जिस तरह से उनके मद्दाह उन्हें याद कर रहे हैं। इसके साथ ही एक्सप्रेसो से हमें दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।